पाकिस्तान में वेटरनरी डॉक्टर्स को डंगर डॉक्टर कहा जाता है। ये भी हमारी 5 इयर्स की डिग्री होती है, जस्ट सेम एज लाइक MBBS। फिर भी अगर हमें जब डंगर डॉक्टर कहा जाता है एक ऑकवर्ड फीलिंग आती है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि जानवरों के ऊपर पैसा लगाना। सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस पे पैसे कितने लगेंगे, कि ज्यादातर इनके अंदर जो डिजीज होती है ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन होती है, ट्रांसमिट होती है सांस के जरिए। तो एक अगर बर्ड बीमार होता है ना, तो वो जब स्नीज करता है तो वो फिर 10 और बर्ड्स को अफेक्ट करता है। ये भी तो है कि जब तक पता चलता है कि एक बर्ड बीमार है तो वो तब तक अपना जो डिजीज होता है वो बाकियों को लगा चुका होता है। कुछ बर्ड जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक डेज पे स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस की जाती हैं। कुछ वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो इंजेक्टेबल होती हैं, कुछ ऑनर्स घर पे भी कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। कुछ वैक्सीनेशन होती हैं कि वो आई ड्रॉप्स की सूरत में मिलती हैं, वो हम आंखों में डालते हैं। पर्शियन कैट्स होती हैं, वो देखने में तो बड़ी साफ सुथरी होती हैं, बड़ी अच्छी जगह से उसको खरीद कर ला रहे होते हैं, तब भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स इंसान को अपने जहन में रखने चाहिए कि पेट जो है ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। एक डोमेस्टिकेटेड पेट जो हमें किसी ने गिफ्ट किया उसकी टेक केयर वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैट थोड़ी सी भी अग्रेसिव है, उसने आपको प्यार से भी स्क्रैच कर दिया तो उससे कैट स्क्रैच फीवर है, तो उसमें ह्यूमंस के अंदर लिम्फ नोड्स फॉलन होने शुरू हो जाते हैं, बड़ा हाई फीवर रहता है इंसानों। तो खुदा ना खासा डेथ भी हो सकती है क्या? इम्यूनिटी अगर कम हो तो किसी और इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है। डॉग बहुत प्यार से आपको देख रहा होता है, बाहर आप कहते हैं कि हमने इसको खाना भी दिया है, तो जब आप जैसे इसको अप्रोच करने लगते हैं वो अटैक कर देता है आपको। तो इवन अगर डॉग वैक्सीनेटेड है या नहीं वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी तौर पे ह्यूमंस को वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है रेबीज के अगेंस्ट। जिसने भी डॉग अपने घर पे रखना है उसको वैक्सीन खुद भी करवानी पड़ेगी? खुद भी करवानी पड़ेगी, डॉग्स और कैट्स दोनों पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट चवेरिया अजमल। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इतना निगलेक्टेड है, शायद आप सोचते होंगे उसके बारे में लेकिन कहीं सुनते नहीं होंगे। ये टॉपिक है जानवरों के हवाले से। हमारे घर पे बिल्लियाँ और कुत्ते और बाकी जो पेट्स होते हैं या डिफरेंट किस्म के जानवर होते हैं, हमारे आसपास तो बहुत होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इनकी वेलफेयर कैसे करनी है। हम ये नहीं सोचते कि इनसे हमें क्या बीमारियाँ लग सकते हैं, या ये भी नहीं शायद सोचते कि अगर इनको कोई बीमारी है तो कौन से डॉक्टर के पास लेकर जाना है, किस तरह से इलाज करवाना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी। इस सब के लिए हमारे पास जो है वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, वही वेटरनरी डॉक्टर्स जिसे आम ज़बान में पाकिस्तान में डंगर डॉक्टर कहा जाता है। और शायद इसी वजह से ये जो फील्ड है इतनी फ्लरिश नहीं कर पाई पाकिस्तान में, लेकिन बाहर इसका अभी भी इतना स्कोप है, लोग अपने जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ ऐसी है कि जानवरों को उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। अब इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वेरी टैलेंटेड अमेरिकन एंड कनेडियन सर्टिफाइड वेटरनरी सर्जन मिस्टर रहमान बेग, जो सऊदी अरब और दुबई में इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं और मोर देन 5 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। इनसे पूछेंगे इस हवाले से हम कहाँ कहाँ अपने पेट्स को लेकर जा सकते हैं और किस तरह से वेटरनरी साइंसेज जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त उसका कितना स्कोप है और आगे क्या होगा। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बड़ा अच्छा लगता है जब बाहर से लोग आते हैं और पाकिस्तान में अपनी कोई आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर जिन पे शायद बात होती नहीं है, उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सबसे पहला सवाल तो मैं वही करना चाहूँगी जो मेरे जहन में था कि पाकिस्तान में जब आपने डिग्री शुरू की होगी तो मोस्टली लोगों ने आपको कहा भी होगा कि पाकिस्तान में वेटरनरी डॉक्टर्स को डंगर डॉक्टर कहा जाता है, लोग ये कहते भी हैं। तो शायद आपने जब चूज़ किया तो आपको लगा कि अगर मैं बन जाऊंगा तो मुझे पाकिस्तान में इसी नाम से पुकारा जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ होगी। आपकी क्या मोटिवेशन थी? थैंक यू सो मच। और ये बड़ा अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली ये होता है कि जब मैंने कोई भी बच्चा अगर इस फील्ड में आता है तो उसका सबसे बड़ा जो उसके ज़हन में एक डर होता है ना, वो यही होता है कि आप इतना ज़्यादा, ये भी हमारी 5 इयर्स की डिग्री होती है, जस्ट सेम एज लाइक MBBS। तो हम उतनी एफर्ट करते हैं, बल्कि हमारी स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं। MBBS में एक जो डॉक्टर है वो सिर्फ ह्यूमंस के सारा स्केलेटन को पढ़ता है, हेड टू टो। हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी सारी डिफरेंट होती है। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर भी अगर हमें जब डंगर डॉक्टर कहा जाता है तो हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ये एक ऑकवर्ड फीलिंग आती है। लेकिन जब हम टाइम के साथ अपनी अच्छी स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, अब जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन सर्जरी में है, जैसे जो भी लोग अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, तो पूरी दुनिया उनको एज ए बहुत अच्छा उनको मॉडल के रिकग्नाइज तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे रिकग्नाइज करती है। रिकग्नाइज तो करती है। आप फिर बाहर क्यों चले गए? आप पाकिस्तान में आपने इसको आगे परसू किया? मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था अपना क्लिनिक 2020 में, तो अभी भी चल रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान में अब मेरी जो प्रैक्टिस थी वो बड़ी मॉडर्न प्रैक्टिस थी। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि
पेशेंट या जानवरों के ऊपर पैसा लगाना। वो ओके। समझते हैं जब भी कभी आते हैं हमारे पास कुछ उनके पेशेंट्स बीमार होते हैं, वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस पे पैसे कितने लगेंगे। अच्छा। पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है या उसका एक्सीडेंट होता है, वो हुँ, सबसे पहला सवाल ये करते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि हमें ये बताएं कि इसको मसला क्या है, ये कैसे ट्रीट हो सकता है। हुँ। बस वो पैसे की जानने की कोशिश क्या करते हैं। पैसे ज़्यादा लगते हैं इस मामले में? इस फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि हुँ, कैट्स और डॉग्स को लेके आगे चल रहे हैं। आपको दूसरे डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे, हुँ, जिसको जैसे आपने स्टार्ट किया डंगर डॉक्टर, जो कि हुँ। स्पेसिफिकली डॉक्टर्स होते हैं लार्ज एनिमल्स के। ओके, वो जिस भैंस, गाय वग़ैरह टाइप। जी, जैसे ओके, ओके, गाय ओके। हो गई, हुँ, भैंस, हुँ, हुँ। बकरे, छतरे। और ये बड़ा कॉमन होता है, स्पेशली हम भी प्रैक्टिस करते हैं। जब बकरा ईद करीब आती है तो हम भी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमने सारा पढ़ा होता है। हुँ, लेकिन जो ये हमारी पेट्स की फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा प्राइम फील्ड है। तो ओके। इस फील्ड के अंदर आते भी बहुत कम लोग हैं। हुँ। और फिर जो लोग आते हैं वो फिर बड़े स्पेशलाइज़्ड होते हैं। और वो को इसमें तमाम पेट्स होते हैं, तमाम जानवर होते हैं या कुछ ख़ास किस्म के होते हैं या ये होता है कि आपने एक को पढ़ लिया, दूसरे को पढ़ लिया? किस तरह से होता है ये? हुँ, जब हम डिग्री के दौरान होते हैं तो अभी हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। वाइल्ड एनिमल्स को भी देखना पड़ता है, ओके। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी, फूड एनिमल्स को भी और कंपेनियन एनिमल्स को भी हमें देखना पड़ता है। हुँ, सारे हम उनकी हम सारी उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हुँ, और जितनी बायोकेमिस्ट्री उनके ऑर्गन्स हुँ। में चल रही होती है, वो सारी हम देखते हैं। तो फिर जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर जितने भी वेटनेरियंस हैं वो अपनी ख़ास एक फ़ील्ड चूज़ कर लेते हैं। कोई स्मॉल एनिमल्स की तरफ चले जाते हैं, हुँ। कोई लार्ज एनिमल की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह वो फिर अपनी फ़ील्ड चूज़ तो कर लेते आपने बेसिकली अभी स्मॉल एनिमल्स की फ़ील्ड चूज़ की हैं। हुई मैंने है। स्मॉल एनिमल ओके, जिसमें वो कैट्स एंड डॉग्स स्पेसिफिकली आते हैं। कैट्स एंड डॉग्स और हुँ। बर्ड्स भी आ जाते हैं इसके ओके, अंदर। बर्ड्स भी आ तो वैसे इसमें बर्ड्स का भी बड़ा इशू, बर्ड्स भी बड़े बीमार होते हैं और यकीन करें एक बर्ड बीमार होता है उनका पूरे का पूरा खानदान बीमार हो जाता वाओ! वेरी गुड। है। आपने बड़ा अच्छा इस चीज़ को हाइलाइट किया। हुँ, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब बर्ड्स के अंदर ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि ज़्यादातर इनके अंदर जो डिज़ीज़ होती हैं ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन होती हैं, कि ओके, ये ट्रांसमिट होती हैं साँस के ज़रिए। सही। तो एक अगर बर्ड बीमार होता है ना, तो वो जब स्नीज़ करता है, तो वो फिर 10 और बर्ड्स को अफ़ेक्ट करता है। कोई इसी तरह वो छींकेगा बर्ड तो फिर वो बाकी जो उसके साथ फैले हैं वो भी बेचारे इफ़ेक्ट हो जाएँगे। सारे अफ़ेक्टेड होंगे। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ये भी तो है कि जब तक पता चलता है कि एक बर्ड बीमार है तो वो तब तक अपना जो जो भी उसका डिज़ीज़ होता है वो बाकियों को लगा चुका होता है। और फिर येस। बाकी जो होते हैं वो बेचारे अफ़ेक्ट हो जाते हैं। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बर्ड्स के साथ। तो वाह! बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएँगे कि जब भी आपको पता चलता है ना कि अगर वो आप आँखें बंद कर रहा है, वो झुक रहा है, उसका सर झुक रहा है और वो आप देख रहे हैं और ब उसको वो बेचारे की अगर डेथ भी हो जाती है, उसको अलग भी करते हैं, तब भी आप देखते हैं कि बाकी भी बीमार होना शुरू हो गए हैं। तो पहले क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ हो ही ना? जो बर्ड्स हुँ, होते हैं ना, बर्ड्स के अंदर ऐसे होता है कि कोई भी एनिमल्स होते हैं ना, तो उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स में सबसे पहले हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं हुँ, कि वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक डेज पे स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस की जाती हैं। कुछ वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो इंजेक्टेबल होती हैं, कुछ ऑनर्स घर पे भी कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। हुँ। कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं कि वो आई ड्रॉप्स की सूरत में मिलती हैं, वो हम आँखों में डाल तो सकते हैं। कितनी एज होती है बर्ड की जब उसको वैक्सीनेशन जो करवाते हैं? फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है वो नॉर्मली हैचरी के अंदर लगती है, वो डे 0 पे लगती है। तो ओके। जैसे ही वो बर्ड हैच करता है, हुँ। तो वो यानी मैरेक्स कि वो की अंडे में से निकला है, उसी वक़्त उसी उसको वक़्त वैक्सीनेशन लगेगी। जी, अच्छा। वो मैरेक्स की डिज़ीज़ की वैक्सीन होती है। उसके बाद फिर जैसे-जैसे उसकी एज बड़ी होती जाती है, हुँ। फिर न्यूकैसल डिज़ीज़ जिसको रानीखेत के नाम से हुँ, हम बड़े हुँ, अच्छे हुँ, तरीके हुँ। से जानते हैं और मोरों में बहुत कॉमन होती है। है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस है, इन एवियन इन्फ्लुएंज़ा है। हुँ, इन्फ्लुएंज़ा की अभी आउटब्रेक भी आई थी लाइक 15 टू हुँ, 16 इयर्स हुँ, बैक। हुँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने ब नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी गैसेज़ हुँ। के साथ उनको मारा था। हाँ। तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी ये बर्ड्स वगैरह का होता है तो हमें सबसे पहले वैक्सीनेशंस को देखना चाहिए। फिर इनकी डीवॉर्मिंग होती है, उसको अच्छा, डीवॉर्मिंग बर्ड्स की भी, हालाँकि ये बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक तो है। वो किसी ने मुर्गियाँ वग़ैरह घर पे रखी हों, तो उनकी भी ऐसी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग होती है? सारे बर्ड्स की एक ही तरह से होती है या अलग-अलग भी होता है? ये डिपेंड करता है कि बर्ड की स्टेज कौन-सी है। हर सही। स्टेज के ऊपर जो मेडिकेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब पैरट्स की जो वैक्सीनेशंस हैं, जो डिजीज़ हैं बर्ड्स की, वो ज़्यादातर सेम होती हैं, हुँ, वैक्सीनेशन सेम। जो डीवॉर्मिंग होती है वो स्टेज पे डिपेंड करती है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही केमिकल एजेंट के साथ अगर हम डीवॉर्म कर रहे हैं पेशेंट को,
3 से एवरी 3 मंथ्स हम करते हैं कैट्स एंड डॉग्स में डीवॉर्मिंग का स्केड्यूल जो है। और बर्ड्स के अंदर ये होता है कि हम 3 टू 6 मंथ्स तक लेके जा सकते हैं डीवॉर्मिंग को। तो जब हम एक दफ़ा डीवॉर्मिंग कर देते हैं तो जो वर्म्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं सेम केमिकल एजेंट को। तो सही। फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता है। लाइक एक दफ़ा अगर हमने 2 हुँ। दफ़ा ये कर दिए, फिर 2 दफ़ा उसके बाद फिर हमें चेंज करनी पड़ती तो है। कितने लोग हैं जिनको इतनी अवेयरनेस है पाकिस्तान में कि वो अपने पेट्स का इतना ख़्याल रखें कि उनकी वैक्सीनेशन भी करवाएँ कि जब वो अंडे में से निकले हैं तो उनकी वैक्सीनेशन हो, उसके बाद उनकी डिवर्मिंग होती रहे बार-बार। कितने लोगों को इतनी अवेयरनेस है और कितने लोग करवाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं क्योंकि हुँ, जो बर्ड्स है ना ये ज़्यादातर बच्चे शौक करते हैं और बच्चों को हुँ, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। हुँ, तो वो बस ये करते हैं कि बाहर से बाजरा ले आए, थोड़ी हुँ। गंदम लेके आ गए, पानी में डाला और उस वो कलर्ड चिक्स आपने देखे होंगे कि वो वो तो बच्चे बेचारे ज़िंदा ही नहीं रहते। जितनी मैंने कोशिश की है ना कि मेरे पास वो पीले चूज़े वो पीले तो सारे ही होते हैं, वो गुलाबी चूज़े और ग्रीन चूज़े वो बच जाएँ। मैंने जितनी कोशिश की है, बस रंग भी नहीं उतरता कि उनकी डेथ हो जाती है। वो पता नहीं क्या उनको पहले कोई डिज़ीज़ होती है या शायद वो बेचारे कम उम्र लेकर आए होते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपने बताया कि डिवर्मिंग करवानी होती है। अब डिवर्मिंग कितने अरसे बाद करवानी होती है और इसमें कॉस्ट क्या आती है फिर? नॉर्मली डिवॉर्मिंग जो है वो आप ये कहीं से भी ले सकते हैं, ह्यूमन हुँ, फार्मेसी से भी मिल जाती है। जैसे फेनबेंडाजोला ये सबसे कॉमनली डिवर्म हम यूज़ कर सकते हैं हुँ, बर्ड्स के अंदर। इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अगर आपके पास चिक्स है ना तो चिक्स हम रखते हैं फ्लॉक की सूरत में। लाइक ओके। आपके पास 10 चिक्स हैं तो उस हुँ, पे डिपेंड करता है, आप एक पूरी बॉटल ले आएँगे, वो बॉटल आपको मैक्सिमम 200 रुपीज़ की पड़ जाएगी हुँ, पाकिस्तानी। हुँ, तो वो आप उनको बर्ड्स को दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 बर्ड हैं तो हुँ, आप अपनी किसी भी करीबी क्लिनिक पे जाके उनको कह दें कि हमें डीवॉर्मिंग चाहिए, तो वो हुँ। आपको डीवॉर्मिंग सिरप दे देंगे, वो आप डायरेक्टली उनको ओरल भी दे सकते हैं। अच्छा, जिसने भी घर पे रखे हुए हैं, खुद भी उनको डिवर्म कर सकता है, आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है? कोई भी जो डीवॉर्म है ना उसके लिए हमें क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रा प्रॉब्लम होता है कैट्स में, कैट्स के हुँ, अंदर टैबलेट तो वो बिल्कुल नहीं लेती है ना, तो हुँ, टैबलेट्स हमें उनके थ्रॉट के अंदर फेंकनी पड़ती है। तो ओके। थ्रॉट के अंदर लेके जाके आगे से हम पुश करते हैं तो फिर टैबलेट जाती है। तो इसके लिए अभी ओके। तो मॉडर्न अब हर जगह पे ही मेरे ख्याल से हुँ, पाकिस्तान में भी आ गई हैं, पिल गन आ गई हैं। तो हुँ। पिल आप अंदर डाल देते हैं गन में, वो डायरेक्टली डाल देते हैं। अच्छा, मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ पिल गन के बारे में। मैंने पहले कभी भी नहीं सुना कि इस तरह की कोई चीज़ होती है, कि अब पाकिस्तान में क्या है? लोगों को पाकिस्तान पता में है पिल इसके गन बारे में? अब तो बहुत ईज़िली मिल हुँ, जाती है। अब हुँ, पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी बड़ी मॉडर्न हो गई है। हुँ, जब हमने स्टार्ट की थी बैक इन 2017 हुँ, तब इतनी ज़्यादा मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं थी। क्लिनिक्स भी बहुत कम थे। अब हुँ, जैसे हुँ, डेंटिस्ट के आप क्लिनिक देखेंगे ना कि लाहौर में अगर कोई एक स्ट्रीट में 2 या हुँ, 1 तो क्लिनिक आपको लाज़मी मिलेगा। इसी तरह वेटनेरियंस के भी ना एक जो एरिया है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जोहर टाउन में मोर देन 20 टू 30 क्लिनिक्स हैं। ग्रेट। तो अब इसका भी अवेयरनेस बढ़नी अब शुरू बड़े हो गया है। शहरों से ही शुरू होगा ऑब्वियसली, क्योंकि छोटे शहरों में तो हम अब कुछ भी नहीं कह सकते। लाहौर, इस्लामाबाद बड़े शहर जो हैं, इनमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अवेयरनेस आई है। अगर हम वही अभी बर्ड्स की बात कर रहे थे, मुर्गियों की और तोतों वगैरह की बात कर रहे थे, इनको भी डिवर्मिंग कितने अरसे बाद करवा लेनी चाहिए? डिवॉर्मिंग एवरी 3 मंथ्स ये हमारा एक ओके। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, लेकिन डिपेंड करता है अगर फॉर एग्जांपल एक चिक्स हमने घर पे रखे हैं, हुँ, लेट्स से अगर हम मुर्गियों की बात हुँ, करते हैं, अगर वो हमारे घर पे हैं और उनको अगर हमने डिवॉर्म नहीं करवाया, आप देख रहे हैं कि उसने जो ड्रॉपिंग्स की हैं, उन ड्रॉपिंग्स के अंदर आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट फील हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर वर्म्स हैं। तो अगर ओके, वर्म्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं 2 महीने के बाद तो आप तब भी करवा सकते हैं। तो सही। लेकिन जो स्टैंडर्ड होते हैं ना फॉर प्रिवेंशन दैट हुँ, कैन बी एवरी 3 मंथ्स। हुँ। तो जो अगर हम ट्रीटमेंट के तौर पे करते हैं फिर वो डिफरेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें डिवॉर्मिंग हर 3 महीने बाद हर पेट की जो बर्ड हमारे पास रखा हुआ है उसकी करवाने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद इनमें बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो वर्म्स हुँ, इन्फेस्टेशन से जो भी डिजीज़ लगती है ना उसके चांसेस और बहुत जो ज़्यादा फ्लू कम होते वगैरह और ये चीज़ें होती हैं, इसको रोकने के लिए फिर क्या करते हैं? हैं। जो फ्लू है ना, फ्लू एक हुँ, बहुत कॉमन साइन है जो हमें बर्ड्स के अंदर मिलता हुँ, है कि फ्लू सबसे कोई भी अगर बर्ड्स को एग के रिलेटेड भी डिजीज़ होगी ना, जिसे एग ड्रॉप सिंड्रोम कहते हैं, ये एक हुँ, स्पेसिफिकली डिजीज़ है बर्ड्स के अंदर। इसके अंदर भी हमें रेस्पिरेटरी साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके। अगर बर्ड को रेस्पिरेटरी वो होते हैं जो कि वायरल डिज़ीज़ होती है, राइट? जो साँस के साँस के रिलेटेड ज़रिए साँस ट्रांसमिट होती है। जी। ओके। और उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है कि खाने की खुराक की नाली में उसको कोई मसला है, हुँ, तब भी हमें उसको साँस के मसले देखने को मिलेंगे। सही। तो साँस के हुँ, मसले तो कोई भी बर्ड को डिज़ीज़ होगी ना, तो वो एंड में उसके रेस्पिरेटरी साइन्स आने ही आने हैं। हुँ, तो हुँ, इस चीज़ को फ्लू को अगर हमने प्रिवेंट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास वैक्सीनेशंस होती हैं। तो वो वैक्सीनेशंस में न्यूकैसल डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन होती है, हुँ, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस ये हमारी ब्रोंकस होती हैं जो हुँ। ट्रेकिया से लंग्स के अंदर जाती हैं, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशंस होती हैं, ये वायरल तो डिज़ीज़ ये है। भी टाइम टू टाइम करवानी होती हैं? ये टाइम टू टाइम करवानी होती है। जैसे पहली वैक्सीनेशन लगती है जब अंडे में से चूज़ा
निकलता है। निकलता है डे 0 पे। दूसरी रानीखेत जिसका आपने कहा न्यू कैसल डिजीज़ की होती है, उसके बाद? ये प्रोटोकॉल डिफरेंट है। फॉर हुँ, एग्जांपल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पोल्ट्री फार्म की हुँ, बात करते हैं तो वहाँ पे फिर हम 7th डे पे न्यू कैसल डिजीज़ की करते हैं। हुँ, सम टाइम ऐसे होता है कि अच्छा फ्लॉक हो तो हम न्यू कैसल और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस दोनों की वैक्सीन इकट्ठी भी कर सकते हैं। सही। तो फिर उसके बाद 10th डे पे दोबारा वैक्सीन होती है, फिर 3 वीक्स के बाद दोबारा बूस्टर लगते हैं हुँ, रानीखेत के ओके, ओके, ओके। अगर बर्ड्स के किसी अंदर। ने सिर्फ़ घर पे 2-3 बर्ड्स रखे हुए हैं, उसको भी सेम प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे? बिल्कुल सेम चाहे करना आप पोल्ट्री पड़ेगा, फार्म आपका नहीं भी है, आपने 2-3 मुर्गियाँ, 2-3 तोते, इस तरह की कोई चीज़ रखी हुई है, तो आपको बार-बार उसकी वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। करवानी लेकिन पड़ेगी। कॉस्टली वही मैंने आपसे पूछा था कि कितना कॉस्टली होता है, तो आपने कहा था कि नहीं है इतना कॉस्टली। हर आम इंसान के लिए आसान है इसको बेयर करना कॉस्ट? डिवॉर्मिंग तो बहुत ज़्यादा इसकी कोई हुँ, कॉस्ट नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन येस, इट्स हुँ, एक्सपेंसिव। उहुँ, वैक्सीनेशन फॉर एग्जांपल अगर हम पैरट्स की बात करें ना, ये एक्सोटिक्स में आते हैं। तो हुँ, एक्सोटिक्स की वैक्सीनेशन इम्पोर्टेड होती है और वो बहुत महँगी हुँ, होती है। अब जो पैरट्स की अपनी वैक्सीन है ना, जो बाहर से हम जर्मनी से या कोरिया से जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुँ, होके आती है ना, वो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 से 3000 रुपए तक की लगती है। तो ओके। बर्ड ओनर कहते हैं मेरा बर्ड तो बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों वैक्सीन करवाऊँ इसकी? हाँ, फिर जब वो मरते हैं बेचारे सब मर जाते हैं। तो फिर वो आते हैं हमारे पास के डॉक्टर साहब, अब हुँ, बचा लें अब इसकी। अच्छा एक और भी मैं आपको बात बताऊँ, कभी भी सिक बर्ड की वैक्सीनेशन नहीं होती। तो ओके, हमेशा वैक्सीनेशन तब होती है जब बर्ड बिल्कुल हेल्दी हो। सही। हमें हल्का-सा भी डाउट हो ना कि ये बर्ड थोड़ा-सा सिक है या ये तबीयत अभी ठीक ढीला नहीं है, हुआ हुआ है, हाँ। तो हम उसकी वैक्सीन नहीं करते। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी हमारे जो पेशेंट है वो बिल्कुल अब मुझे लग रहा है कि आज इसने खाना नहीं खाया, जल्दी से इसकी वैक्सीन कर दें। तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको कितनी देर से समझा रहे थे कि आप इधर आएँ, वैक्सीनेशन हुँ, करवाएँ और ताकि हम इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर सकें। हुँ, तो वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट बर्ड में है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीवॉर्मिंग। और कैट्स एंड डॉग्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 5000 के करीब होते हैं 1 शॉट। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आप हुँ, कौन सा लगवा रहे हैं, फर्स्ट शॉट है, फिर बूस्टर है। इसी हुँ, तरह रेबीज़ की वैक्सीनेशंस हैं, वो हुँ, भी हमने लाज़मी करवानी होती हैं। उससे हम अपनी बेसिकली सेफ्टी करते हैं। एक ऐसी वैक्सीनेशन होती है जिससे हम पेट्स की सेफ्टी करते हैं, हुँ, जैसे उसके अंदर 3 मेजर डिज़ीज़ हैं, स्पेशली कैट्स में। हुँ। तो उसको हम ये मेरे ख़्याल से आप क्वेश्चन हाँ, पूछें तो ज़्यादा। कैट्स के आने से पहले मैं अभी तक अभी बर्ड्स पे ही थोड़ी-सी अटकी हुई हूँ। मैं वही पूछना चाहूँगी कि अगर एक बर्ड सिक हो गया है, तो फिर आप उसको कौन-सी मेडिसिन से ट्रीट ट्रीट कर सकता है एक ओनर, पेट ओनर या फिर उसको कौन-सी मेडिसिन नहीं देनी बर्ड को स्पेसिफिकली? बर्ड्स के अंदर हुँ, ऐसे होता है कि जब कभी भी बर्ड सिक होता है ना, तो हुँ, नॉर्मली बर्ड्स हमारे पास आते ही, जैसे भी आपने पॉडकास्ट के शुरू में मेंशन किया कि ये ना फौरन ढीले हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इनकी डेथ होनी हाँ, स्टार्ट हो जाती है। हुँ, तो बर्ड्स के अंदर जो सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक होता है ना, वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। सही। हमारे पास ऐसे बर्ड्स आते हैं, हम उसको पोस्टमार्टम करते हैं, तो उनके ऑर्गन के लियन की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी डिजीज है। ओके। फिर जब ऑर्गन्स हम देखते हैं, ऑर्गन खोलते हैं, उसके अंदर से फिर हम सैंपलिंग करते हैं। वो सैंपलिंग को फिर हम ग्रो करते हैं। अब वायरल इन्फेक्शंस के लिए अपने इसके हुँ, प्रोसीजर्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अपने, उनको ग्रो करके फिर अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को हम चेक करते हैं, फिर हमें कन्फर्मेशन होती है। उसकी बेस पे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, तो उसकी जो डेथ हो चुकी ना, जो आपके पास आया था, लेकिन अगर आपके पास कोई बीमार आया है, तो फिर आप उसको उन्हीं जो पुराने आपके जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी बेस पे आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो मैंने भी आपको प्रोटोकॉल बताया, ये डेड एनिमल्स का है, तो या इस डेड एनिमल्स की वजह से सारे एनिमल्स दूसरे हम सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली ऐसा डायग्नोस्टिक है जो कि स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में होता है, कि सही। इसकी वजह से अभी हमें पता लग गया हमारे फ्लॉक में कौन सी डिजीज आई हुई है। तो फिर हम जो इसके अंदर डिजीज आई हुई है हुँ, उसको एंटीबायोटिक तो सेंसिटिविटी ये टेस्ट। बर्ड्स को नहला सकते हैं? बर्ड्स को नहीं नहलाना नहीं चाहिए, हुँ, स्पेशली जब एक्सोटिक्स की बात करें तो हुँ, बर्ड्स ये खुद ही नहाते हैं। लाइक हुँ, पिजन्स की अगर बात करें ना, अगर आपके घर में कोई बड़ा पानी का बाउल है, हुँ, तो उसके अंदर अगर आपने रखा हुआ है तो गर्मियों के अंदर ये खुद ही नहाना खुद शुरू नहाते कर हैं। देते हैं। हुँ, अब जैसे मुर्गियां हैं, ये मिट्टी के अंदर नहाती हैं, इनके पास मिट्टी रेत रख दें हाँ, तो ये खुद ही नहाना हुँ, शुरू हुँ, कर हुँ, देती हुँ, हैं। तो कुछ लोग हैं, जैसे बाहर अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास ग्रूमिंग सेंटर्स हैं, हुँ, तो वहाँ पे पैरट्स के लिए वो लोग बात के लिए आते हैं, ओके, बात के लिए, नेल ट्रिमिंग के लिए, ओके, बीक रैस्पिंग के लिए। वॉव! तो इसके तो लिए वो वहाँ प्रॉपर उनको इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं ना कि वो बड़े आराम से स्पा में जाते हैं इंसान, वैसे भी पैरट का भी कोई स्पा होता होगा बाहर। हुँ, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, अगर हम पेट्स की बात, वो पेट्स जो आम तौर पे हर किसी के घर पे होते हैं, बिल्लियाँ और कुत्ते। इस तरह ये वाले पेट्स तो हर क दूसरे बंदे ने रखे होते हैं। अगर बिल्लियों की स्पेसिफिकली बात करें, अब अगर हम बहुत सारी स्ट्रे कैट्स भी आजकल आती हैं, लोग उठा बच्चे होते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, उठा के घर पे ले आते हैं और उनको शायद पालना शुरू कर देते हैं। अब क्या-क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं
स्ट्रे कैट्स को लेके या और डोमेस्टिक दूसरी जो कैट्स होती हैं जैसे पर्शियन कैट्स होती हैं, वो देखने में तो बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, बड़ी अच्छी जगह से उसको ख़रीद कर ला रहे होते हैं, तब भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स इंसान को अपने जहन में रखने चाहिए कि पेट जो है ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। जी, बिल्कुल। इसमें ये होता है कि अब जब वो जो स्ट्रे कैट्स हैं ना, उनकी टेक केयर बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। उनकी प्रिवेंशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक डोमेस्टिकेटेड पेट जो हमें किसी ने गिफ्ट किया है या हमारे घर के अंदर पहले से हमने मार्केट से परचेज़ किया है, उसकी टेक केयर वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हम स्ट्रे कैट को अप्रोच करते हैं ना, तो स्ट्रे कैट के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रे कैट रेबीज़ का एक बड़ा सोर्स बन सकता है। ओके। रेबीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्निवोर्स हैं, जिनके अंदर केनाइन होते हैं, वो बेसिकली रेबीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं ह्यूमन्स के अंदर। अगर आपके घर के बाहर स्ट्रे कैट भी है, तो माइट भी उसको फंगल इन्फेक्शन हो, दैट कैन बी कॉन्टेजियस टू ह्यूमन। तो वो फिर ह्यूमन्स को भी लग सकता है और ये बड़ा एक जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन बड़ा बहुत इरिटेंट होता है कि रात को आप सोते नहीं हैं, पूरी बॉडी को स्क्रैच करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगर कैट थोड़ी-सी भी अग्रेसिव है, उसने आपको प्यार से भी स्क्रैच कर दिया, तो उससे कैट स्क्रैच फीवर है, वो होना शुरू हो जाता है। उसमें ह्यूमन्स के अंदर लिम्फ नोड्स स्वॉलन होने शुरू हो जाते हैं और उसमें कंटीन्यूअसली 7 डेज़ तक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और बड़ा हाई फीवर रहता है इंसानों को। तो खुदा ना ख़ास्ता डेथ भी हो सकती है क्या? वर्स्ट केस सिनेरियो में इसमें इम्यूनिटी अगर कम हो तो किसी और इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है, लेकिन ये कैट स्क्रैच फीवर एज़ सच डेथ का कॉज़ नहीं ओके। बनता। तो फिर उसके बाद जब हम अप्रोच करते हैं, तो एक तो ये हमें अपनी वो वाली चीज़ें देखनी चाहिए जो ह्यूमन्स के अंदर आती हैं, ऐसी डिज़ीज़ को ज़ूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। तो कोई ऐसी ज़ूनोटिक डिज़ीज़ तो हम उससे कैच नहीं कर रहे हैं। अब डॉग्स के अंदर ऐसे होता है कि डॉग बहुत प्यार से आपको देख रहा होता है, बाहर आप कहते हैं कि हमने इसको खाना भी दिया है, तो जब आप जैसे इसको अप्रोच करने लगते हैं, वो अटैक कर देता है आपको। अब हमें पता नहीं होता कि उसका इंटरेक्शन हुआ है किसी वाइल्ड एनिमल या रैबिड एनिमल से या नहीं। तो अगर वो आपको अटैक करेगा, तो इवन अगर डॉग वैक्सीनेटेड है या नहीं वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी तौर पे ह्यूमन्स को वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है रेबीज़ के अगेंस्ट ओके। ह्यूमन्स को। अगर डॉग वैक्सीनेटेड नहीं भी है या वैक्सीनेटेड है, दोनों केसेस में ह्यूमन को तो वैक्सीन जिसने भी डॉग अपने घर पे रखना है उसको वैक्सीन खुद भी करवानी पड़ेगी? खुद भी करवानी पड़ेगी, डॉग्स और अच्छा। कैट्स दोनों पे। ओके। तो इसके लिए अगर आप प्रिवेंटिव के तौर पे करवाना चाहते हैं, तो इसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। ये प्री एक्सपोज़र होता है कि अभी मुझे रेबीज़ बाइट का एक्सपोज़ नहीं हुआ, तो मैं प्री एक्सपोज़र के तौर पे वैक्सीन करवा रहा हूँ। तो ये हमें करवा लेनी चाहिए। तो अगर किसी के ने घर पे नहीं करवाई और कैट वैक्सीनेटेड है, फिर भी उसने बाइट कर लिया है, तो सबसे पहले हम वुंड की मैनेजमेंट करेंगे, जो कि हमें ह्यूमन फिजिशियंस बताते हैं। पायोडीन के साथ अच्छे से क्लीन करें, ओपन रखें वुंड को और उसके बाद फिर हम इसकी पोस्ट एक्सपोज़र करवाएँगे, अगर तो बाइट होगी। अच्छा, जो पोस्ट होती है जैसे आप बता रहे थे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर बाइट हो जाती है या बहुत स्क्रैच लगता है, जैसे नाखून मार दिया किसी बिल्ली ने, काट लिया, तो उसके बाद कहते हैं कि इस बंदे को 14 टीके लगेंगे रैबीज़ के, जो मैंने सुना हुआ है। ये क्या होता है? ये बेसिकली ना हमने भी मिथ सुनी हुई थी कि पेट के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, हुँ, 14 हुँ। इंजेक्शन लगते हैं और लगते भी अचानक, ऐसे नहीं होता। अच्छा। बेसिकली ये प्रोफाइलैक्सिस होती है, ये वैक्सीन के टाइटर पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान के अंदर इसके 3 शॉट्स लगते थे, डिफरेंट डेज़ के ऊपर इसके शॉट्स लगते हैं और बाहर भी ऐसे उनकी वैक्सीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने लास्ट टाइम सऊदी अरब से वैक्सीन लगवाई थी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि नेक्स्ट डे मुझे फीवर हो गया और मैं तो बल्कि क्लिनिक पे भी नहीं जा ये सका अपनी ड्यूटी बाइट के बाद की बात है? बाइट के बाद की। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। पाकिस्तान में भी मैंने वैक्सीन लगवाई है। यहाँ पे हमारे पास जेल रोड पे सेंटर है, हुँ, वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पे ह्यूमन्स वैक्सीन लगवा सकते हुँ, हैं। तो वहाँ से इनकी वैक्सीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये भी एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है बॉडी के अंदर। हुँ। तो ये जो इंजेक्शन है ना, मैक्सिमम 5 शॉट्स लगते हैं, ये 14 नहीं होते और एक अच्छा, टाइम में 1 शॉट लगता है। फिर बचपन उस से हम सुन रहे हैं कि 14 होते हैं वरना रेबीज़ हो जाएगी, खुदा ना खास्ता डेथ हो जाएगी। ये तो हुँ। बड़ी मिथ जो आपने बड़ी क्लियर की है आज। ओके, तो तो इस जी, जी, बोलिए। तो इसके अंदर 5 शॉट्स हुँ, होते हैं, जैसे डे 0 पे लगता है, फिर डे 3 पे, 7 पे, 14 पे और 21 पे। ये फिर शॉट्स लगने के बाद हुँ, फिर आप सिक्योर हो जाते हैं, आप ओके। इम्यून हो जाते हैं अगेंस्ट दैट डिज़ीज़। अब दोबारा अगर कैट ने बाइट कर लिया, दोबारा उसने काट लिया या आपको पंजा वगैरह मारा तो आपको दोबारा वैक्सीनेशन करवाने की फिर 1 ज़रूरत साल नहीं? तक आपको दोबारा वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेफ ज़ोन में अगर रहना चाहते हैं। अगर हम अच्छा। कहते हैं कि वैसे जो रिकमेंडेड होता है ना, जो लेक्चर उसमें आता है आर्टिकल्स में, वो हुँ, 3 साल तक आता है कि 3 हुँ, साल तक आप इम्यून रहते हैं। लेकिन जैसे हम प्रैक्टिशनर हैं, हमारा तो डेली हुँ, इंटरेक्शन होता है हुँ, पेट्स के साथ, तो हम एनुअल इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि आप एनुअली करवा लें। अगर हुँ, 1 साल के अंदर-अंदर हो गया, तो फिर आप ना करवाएँ हुँ। वैक्सीन, करवा अच्छा, लें। इसको अगर हम आसान अल्फाज़ में समझाएँ शुरू से लेकर एंड तक कि अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्ली रखूँ और मैं बिल्ली लेकर आ गई हूँ। अब बिल्ली लाने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? अपनी वैक्सीनेशन भी करवानी है रैबीज़ की और उस कैट को भी करवानी है, वैक्सीनेशन दोनों करवाएँगे और फिर कोई स्टेजेस होती हैं कि उसको बार-बार वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा?
कैट्स जो डोमेस्टिकेटेड कैट्स हुँ, है ना, फॉर एग्जांपल हमने मार्केट से लिया है, हुँ, तो वो लोग वैक्सीनेशन नहीं उसकी करवाते। तो जब पेट हमारे पास घर पे आएगा ना, तो सबसे पहले हम उसकी वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनिशियल डेज, जब वो अपना इन्वायरमेंट चेंज करती है, ऑनर चेंज करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम डाइट भी चेंज करती है। हुँ, तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आप पहले वेट करें, लाइक 7 टू 14 डेज, ये इंक्यूबेशन टाइम इसे हम कहते हैं, कि जिसके अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन वो पीछे से लेके आई है, तो उसके साइंस डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। हुँ, तो अगर वो साइंस डेवलप होने के दौरान वैक्सीन कर देंगे, वो ज़्यादा डेंजरस हुँ, है। तो नंबर 1 ये है कि हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन 7 टू 14 डेज़ वेट करने के बाद फ़ौरन हम कैट की वैक्सीनेशन को प्रेफ़र करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा उसकी वैक्सीनेशन होती है ऑलमोस्ट 21 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद। ओके, तो जब उसकी वैक्सीनेशन फिर एनुअल बूस्टर लगते हैं, हर साल इसको दोबारा रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन होती है। हुँ, तो रेबीज़ की जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है पूरी लाइफ़ में, वो 3 मंथ्स पे होती है। तो हुँ, फिर नेक्स्ट वैक्सीनेशन हम 21 डेज़ के बाद देते हैं, फिर हम इसको एनुअल बूस्टर देते जाते हैं। ओके, तो इसी तरह जो दूसरी इनकी अपनी डिजीज़ हुँ। है, जैसे बहुत इसके डिफ़िकल्ट नेम है, जैसे फेलाइन पैनिलोपेनिया, कैलीसीवायरस एंड हर्पीस एंड वायरल इसके कुछ इन्फेक्शंस। अगर सिम्पटम्स बता दें तो हमें समझ आ जाएगी कि क्या वेरी होती हैं? जैसे फेलाइन पैनिलोपेनिया, आजकल इसकी इंतहाई ज़्यादा आउटब्रेक आई हुई है पाकिस्तान में। हुँ, हमारे पास तकरीबन 10 टू 20 पेशेंट्स डेली न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको पैनिलोपेनिया है। ये सबसे कॉमन डिजीज़ किटन्स के अंदर होती है। इसी तरह पपीज़ के अंदर भी ये होती है, उसको हम पार्वो कहते हैं। डिजीज़ जो मेजर वायरस है वो सेम ही है। तो इसके अंदर जो साइंस हमें मिलते हैं, वॉमिटिंग होती है, कैट है, किटन है या पपी है, उसको वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है हुँ, और वो लेथार्जिक हो जाता है, फीवर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो खाना-पीना नहीं खाता। हुँ। और सम टाइम हमारी मिथ होती है, हम पेशेंट को हाथ लगाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब इसको फीवर है। इसको बुखार है क्या? और हम इसको नहीं चेक कर सकते। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 है, कैट्स का नॉर्मली 38.2 से ज़्यादा है। तो जब भी अच्छा, हम पेट को हाथ लगाएँगे, अगर तो पेट नॉर्मल है तो वो हमें वार्म लगना चाहिए। ओके। अब नॉर्मल टेम्परेचर 1 और हुँ, 2.5 है, फ़ारेनहाइट में बात करें कैट का, तो 98 ह्यूमन का है। अब ह्यूमन जब इसको टच करेगा तो ह्यूमन्स को तो गर्म लगेगा। तो पेट्स अक्सर आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मेरे कैट को फीवर है। मुझे तो कंफर्म है। तो फिर हम पूछते हैं आपने कैसे चेक किया? कहते हैं हमें वार्म लग रही है। अब वो शायद ब्लैंकेट के अंदर बैठी हो, शायद वो आपकी लैब के अंदर बैठी हाँ, हो। तो हम इस तरह से आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते कि उसको। तो फिर उसका कोई अच्छा खुद से सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा आजकल है, सेल्फ मेडिकेशन कर दी अगर लेट्स सपोज़ किसी ने देखा हाथ लगा के अपने पेट को क्या शायद उसको बुखार है, चलें जी जो हम खुद करते हैं वो उसके साथ पैनाडोल पिला दी, ब्रूफेन पिला दी, अब मैं नाम भी ले रही हूँ, मुझे पता नहीं लेने चाहिए या नहीं, वो सर के दर्द की दवाइयाँ होती हैं स्पेसिफिकली फ़ीवर की दवाइयाँ जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये कितनी डेंजरस हैं, ये देनी चाहिए जानवरों को, पेट्स को या नहीं? जी, इसमें ये होता है कि मोर देन जो 80% ड्रग्स हैं ना, जो हम पेट्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो सिर्फ़ पेट्स ओरिजिन ही होती हैं। सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम ह्यूमन बेस्ड इनके अंदर यूज़ कर हुँ, सकते हैं और वो भी इंजेक्टेबल होती हैं। ओके। उसके अंदर फ्लूइड थेरेपी जैसे ड्रिप्स वग़ैरह हैं, ये कॉमन होती हैं। हुँ, तो जैसे अभी आपने बात किया, पैनाडोल इज़ वेरी, वेरी टॉक्सिक। आप पैनाडोल की टॉक्सिसिटी से पेशेंट को सीज़र होने शुरू हो जाते हैं। स्पेसिफ़िकली कैट्स के अंदर वो बहुत ब्लू हो जाती है और विदिन 15 हुँ, आवर्स टू 20 आवर्स कैट की डेथ होने के चांसेस होते हैं। और ये सारे पेट बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि अब ह्यूमन को 2 चम्मच देना है तो इसको भी 2 चम्मच दे हाँ, देते हैं। अब उसको 50 एमएल देना है, कोई ड्रग है तो कहते हैं इसको भी दे देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ह्यूमन्स की कोई भी मेडिसिन हमें पेट्स के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके। कोई भी सर दर्द की दवाई, कोई भी बुखार की दवाई? कोई भी मेडिसिन ह्यूमन्स की हमें पेट्स के अंदर यूज़ करनी ही नहीं चाहिए। ओके, तो फिर पेट्स की क्या मेडिसिन्स होती हैं? पेट्स की फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में तो ये भी ड्रग इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है, इसे मेलॉक्सीकैम कहते हैं। हुँ, ये भी एक एसिड है जिससे बुखार को कम किया जा सकता है, दर्द को कम किया जा सकता है। इसके ओरल सिरप्स मौजूद होते हैं मार्केट में, तो ये हर जगह पे मिल जाती है इंटरनेशनली। वहाँ से वो लोग लेके अपने पेट्स को दे सकते हैं ऑन ए हुँ, सेफ साइड कि अगर कोई पेट फीवर है, आपको लग रहा है कि आज वो छत से गिर गया, थोड़ी लिम्पिंग करनी हुँ, स्टार्ट हो गई है, तो ये एक सेफ है। हुँ। लेकिन जो ह्यूमन्स वाले हैं, पैनाडोल है, ब्रूफिन है, वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर ये पेट्स। मेजॉरिटी इस तरह से करती है और मेरी तो अपनी खुद की एक बिल्ली की डेथ हो गई थी, हमारी अपनी ओह! सेल्फ मेडिकेशन की वज़ह से। तो मैं इसीलिए खुद भी कंसर्न्ड हूँ इस हवाले से क्योंकि हम लोग सब पेट्स रखते हैं और लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने इनको रखना किस तरीके से है। वैक्सीनेशन की बात हो गई, उनकी दवाइयों की बात हो गई, आपने एक डिज़ीज़ का नाम लिया जो कि मैं भूल चुकी हूँ और बाकी जो आप डिज़ीज़ बता रहे थे, उसमें क्या सिम्पटम्स होते हैं, फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होता अब दूसरी डिज़ीज़ जो है ना, जिसके अगेंस्ट हम ये जो 3 डिज़ीज़ है ना, है? इन्हीं के अगेंस्ट हम वैक्सीन करते हैं। तो अच्छा, अगर हम वैक्सीन कर देते हैं तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले हमने फेलाइन पैनिलोपेनिया की या बात की
और डॉग्स के अंदर हम इसको पार्वो कहते हैं और कैट और डॉग्स दोनों में भी हम इसको पार्वो कह सकते हैं। सेकंड है कैलीसी वायरस। कैलीसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और कॉमनली हम देखते हैं कि कैट के मुंह के अंदर ना अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऑनर्स को कैसे पता लगेगा कि मेरी कैट को कैलीसी है कि नहीं? तो हमें क्या नोटिस करेंगे कि सैलिवेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मुंह के अंदर से उसका धूप बाहर लुआब जो है निकलेगी। वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके। हमें ये पता लगेगा कि या तो इसको एसिडिटी ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द केसेस सम टाइम ऐसे होता है कि डेंटल डिजीज की वजह से भी सैलिवेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कॉमनली अगर देखें किटन्स के अंदर देखा जाए तो ये कैलिसी की वजह से होता है। फिर उसमें फ्लू भी होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शंस भी होना स्टार्ट हो जाता है, आइज का भी, जो भी चीजें ईएनटी से कनेक्टेड है ना वो सारी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है कैलिसी में। फिर सही। थर्ड हमारे पास आ जाती है हर्पीज। हम्म। जो हर्पीज वायरल इन्फेक्शन है ये बेसिकली मेजरली अटैक करती है आइज पे। तो आइज के ऊपर इससे हमें देखते हैं कि आइज के ऊपर अल्सर्स बन जाते हैं। स्मॉल किटन्स हम देखते हैं उनकी आंखें खुली नहीं रही होती और कुछ किटन्स होते हैं उनकी आइज ओपन होती हैं लेकिन वो बहुत अफेक्टेड होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे किटन्स आते हैं, हम जैसे ही ओपन करते हैं तो उसके अंदर से इन्फेक्शियस मटेरियल बाहर आ रहा होता है, सम टाइम पास आ रही होती है। तो ये एक इनिशियल साइन होता है इस वायरल इन्फेक्शन का। इसके अंदर अल्सर्स बनते हैं और अपर रिस्पिरेटरी साइंस आते हैं, जैसे स्नीजिंग हो गई, कफिंग वगैरह इसमें नहीं होती, स्नीजिंग हो गई, आइज के अंदर प्रॉब्लम आ गए। तो ये फिर साथ इसके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसके साथ साथ फीवर भी हो तो जाता इनमें है। से कौन सा इन्फेक्शन ऐसा है जो इंसानों को भी अफेक्ट कर सकता है कि कैट से इंसानों में कोई डिजीज जा सकती है? फॉर्चुनेटली ये जो 3 इन्फेक्शंस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई भी इन्फेक्शन ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता। अब जैसे एक और वैक्सीन जैसे रेबीज की करती है वो ह्यूमंस के अंदर वो ट्रांसमिट तो हो सकती काटने से होती है ना? है, वो काटने से, और अच्छा। वो बेसिकली सलाइवा से ट्रांसमिट होती है। ओके। तो अगर कैट स्क्रैच भी करे ना तो स्क्रैच की वजह से नहीं हो सकती, लेकिन स्क्रैच की वजह से वूंड हो जाते हैं बॉडी पे ह्यूमंस के हाँ। अंदर। अब कैट के साथ हमें बहुत शौक होता है, हम आगे हाथ कर लेते हैं, हाथ करते हैं, वो खेलती रहती है और स्क्रैच करती रहती है। अब वो स्क्रैच पे जब वो लिक करेगी देन इट कैन बी ट्रांसमिट टू द ह्यूमन ओके। रेबीज। तो जो स्क्रैच होता है यानी कि अगर किसी ने नाखून मारा है किसी जानवर ने, कैट ने, तो उससे कोई डिजीज नहीं होती उससे इंसान को? कैट स्क्रैच फीवर हो जाता है ह्यूमंस के अंदर, अच्छा। बहुत कॉमन होता है। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इसको अवॉइड करने के लिए हम ये क्या करते हैं, हम स्क्रैच पोस्ट घर पे रख लेते हैं, जिसे स्क्रैच टॉयज भी कहते हैं। तो उसके अंदर वो स्क्रैच, क्योंकि ये इनका नेचुरल एक बिहेवियर है। इवन मेरा कुछ टाइम मैंने जू में भी काम किया है, सफारी जू लाहौर में। तो वहां पे भी जब हमारे पास जो टेम्ड भी हमारे पास लाइन होते हैं और दूसरे भी लाइन होते हैं, तो टेम्ड लाइन के लिए हमने बड़े अच्छे अच्छे जो बड़े दरख्त होते हैं ना सूखे, वो हमने अंदर रखे होते हैं उनके केजेस में। वो अच्छा। उनके साथ स्क्रैच करते हैं। हाँ। जैसे ह्यूमन अगर हम सुबह उठते हैं तो हम भी ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करके तो हम बड़ा रिलैक्स फील ऑब्वियसली करते हैं। तो कैट्स भी जो इनका है, नेचुरल बिहेवियर है। जी बिल्कुल, अच्छा, कुछ लोग अपने जानवरों के नाखून कटवा देते हैं कि वो स्क्रैच ही ना करे, तो ये ठीक होता है? ये इंटरनेशनली ये बहुत इलीगल है। अच्छा। इलीगल है, ये हमें किसी में भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि कैट्स में नहीं लाइन में करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स है वो बताते नहीं है, ना ही वो ओपन आते हैं, क्योंकि ये बहुत इलीगल है। आप इलीगल क्यों है? ये क्योंकि ये बॉडी का उसका नॉर्मल पार्ट है। पेशेंट को पेन होती है, हम उसकी बोन काटते हैं बेसिकली। नेल ओह! ऐसे नहीं है कि ह्यूमंस के अंदर हमारी जैसे तरह नेल के है, नहीं होते। नेल है कि हमने ऐसे खींचा बाहर आ गया। तो हम उसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, जो लास्ट डिजिट होता है, हम वो रिमूव करते हैं। तो फिर इनके बैलेंस में प्रॉब्लम आता है। और फिर जब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हाथ में पैड्स नहीं होते, इनके फैट पैड्स होते हैं, फुट पैड्स जिसे कहते हैं, वो पैड्स के ऊपर ये चलते, फिर इनका बैलेंस नहीं होता, फिर ये पेन फील करते हैं, ये उस तरह से रन नहीं कर सकते। एक इनका हम नेचुरल बिहेवियर इनसे वो छीन लेते हैं कि वो स्क्रैच भी नहीं कर सकते। तो दैट इज वेरी मैल प्रैक्टिस। तो अगर ये नहीं और होना इसी तरह चाहिए। डॉग्स के अंदर भी लोग इसकी टेल ट्रिम कर देते हैं, ये भी हाँ। बहुत इलीगल है, कहीं पे भी इसको अलाउ नहीं है। उनके शो के लिए डॉग्स को उनके ईयर को भी ट्रिम करते हैं कि फैंसी लगेंगे, ईयर खड़े होंगे। हाँ। तो ये बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर हम क्या इस पे सबको, जेल वगैरह हो सकती है बाहर की कंट्रीज में? बाहर की पाकिस्तान में कंट्री ही? में तो इवन के वेटनेरियन का जो लाइसेंस है वो भी उनका वो बंद कर सकते हैं। अच्छा। वो भी कुछ देर के लिए वो सीज कर सकते हैं अगर कोई ऐसे मैल प्रैक्टिस के अंदर अगर और वो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा अभी इसकी कोई अवेयरनेस है? पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा वेटनेरियंस कर रहे हैं। अब जो लोग हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्या सुनाता हूँ स्टोरी। एक लाइन था, एक क्लाइंट था, तो खैर मैं इसका आपको नाम तो नहीं मेंशन करूँगा। तो वो एक लाइन को लेके आए थे, उन्होंने कहा था इसे एनिकिएक्टमी कहते हैं, कि ये जो भी आपने कहा ना कि नाखून कटवाना। नाखून निकाल देना बॉडी से बाहर। ओहो। तो ये जो प्रोसीजर है ये मैंने अभी आपको बताया, ये इलीगल है। तो उसने कहा कि ना, वो किसी एक डॉक्टर के पास आया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप देख लें कि मैं इसको खाना दे रहा था। वो लाइनस कोई तकरीबन कम से कम 150 केजी की लाइनस थी। तो उसने कहा कि मैं इसको खाना दे रहा था, इसने प्यार से ऐसे किया और उसने ऐसे शर्ट ऊपर करके हमें दिखाया, तो उसके ऊपर उसके बकायदा 20 स्टिचेस लगे हुए थे।
तो कह रहा था कि अब ये देख लें, अब ये कितना ह्यूमन्स को हार्म कर रही है। फिर हमने कहा कि आप रखो ही ना घर पे। तो लाइन तो फिर वैसे भी आप नहीं रख सकते। जी, अगर लाइसेंस नहीं है तो। हुँ, तो ख़ैर फिर उधर वो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, फिर हम इसका कर देते हैं, फिर उसके प्रोसीजर कर दिए। तो ओके। लाइक अंडर द ग्राउंड यहाँ पे हो रहे हैं प्रोसीजर्स, लोग कर रहे हैं। हुँ, जैसे मैंने आपको बताया टेल डॉकिंग कहते हैं, हुँ, टेल काट देना सिर्फ़ फैंसी है हुँ, इसलिए, ईयर क्लिप कर देना या नेल काट देना, ये हो रहे हैं। इसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए हुँ। और अगर कोई भी वेट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो इसके अगेंस्ट लाज़मी इसके अब ऊपर एक्शन डॉग की लेना अगर चाहिए। टेल काट दी है, तो क्या डॉग के साथ वैसे भी जैसे आपने कहा कि कैट का बैलेंस आउट हो जाता है, तो कोई जो डॉग होता है उसको भी टेल काटने से कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वो एक्सपीरियंस करता है, कुछ इफ़ेक्ट होता है? अच्छा, ये डॉग की ब्रीड्स पे डिपेंड हुँ, करती हैं। कुछ सर्टेन ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर टेल डॉकिंग फैंसी के इसलिए हुँ, हम करते हैं कि ये डॉग बड़ा फैंसी लगेगा और हुँ, अच्छा लगेगा। कुछ फाइटिंग डॉग्स के अंदर हम ये ट्रिम करते हैं हुँ, कि फाइटिंग में जब वो फाइट में जाते हैं ना, ये भी इल्लीगल है पाकिस्तान में। तो जब वो फाइट पे जाते हैं तो जो दूसरा डॉग है ना, वो अटैक करने के लिए टेल पे पकड़ लेता है। तो इसके सही। प्रॉब्लम्स में ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फीमेल बिच है ना, तो वो जब वो बच्चे देने स्टार्ट कर देती है तो टेल छोटी होने की वजह से वो कवर नहीं कर पाती है। ओके। अब टेल उसकी अगर लेंथन होगी ना, तो वो जो उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको वो कवर कर हुँ, लेगी। तो जब कवर कर लेगी तो बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट उसके अंदर नहीं जा सकेंगे। तो जैसे हम ट्रिम कर लेते हैं, अब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा ओबियस होते हैं। तो जब वो नहीं कवर कर पाती, तो फिर वो उनके रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ भी हो जाते हैं हुँ, और फिर उनके एनल इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते ओके। हैं। फिर वो अब जब डॉग हैप्पी होता है ना, तो वो टेल को वेव करता है, तो हमें हाँ, पता लगता है कि डॉग हैप्पी हुँ, है। हुँ, तो इस तरह के साइंस भी हमें देखने को नहीं मिलते। अब जब डॉग ऐसी हम टेल ट्रिम करेंगे, हमें पता नहीं लगेगा, वो अचानक अटैक कर सकता है, हुँ। क्योंकि उसके बिहेवियर का हमें नहीं पता लग रहा, टेल से पता लग जाता है। अब जो डरा हुआ डॉग होता है, वो अपनी टेल को अंदर करके सिक्योर फील करता है, बिल्कुल टेल को नीचे से गुज़ार के बॉडी के साथ स्टिक कर लेता है। कोई ऐसा बिहेवियर है जिससे पता लग जाए कि अब ये डॉग अटैक करने वाला है? जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारी प्रैक्टिसेज़ में देखने को मिला है ना, जब डॉग आपके साथ आई कॉन्टैक्ट बना ले ना, नाउ ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग विद माय यू। गॉड! तो मतलब अगर वो भौंक नहीं भी रहा तब भी? तब भी, अगर ओके। उसने आपके साथ आई कॉन्टैक्ट कर लिया ना, हुँ। तो इसका मतलब है कि अब वो कोई ना कोई काम करने वाला है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि वो गुर्रा रहा है या कुछ इस तरह, तो इस ये भी कोई साइन्स होते हैं? ये बिल्कुल उनका बेसिक साइन होता है कि आप हमसे थोड़ा दूर रह लें, ये ओके। उनका फर्स्ट साइन होता है। हॉर्स और घोड़ा हुँ, हॉर्स और डॉग, डॉग। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको स्मेल कर लेती हैं। अगर आप डर रहे हैं ना, पास से भी गुज़रे, इनको पता हाँ। लग जाता है, ये सेंस कर लेती हैं। तो हुँ, ये जो डॉग हॉर्स है वो भी बाइट करता है और डॉग्स ये आपके ऊपर पूरा अटैक करते हैं। हुँ, इनको पता लग जाता है ये लोग डर रहे हैं मेरे से, हुँ। तो वो फिर अटैक करने की जितना आप कोशिश डरते हैं उतना वो डराते हैं। डराते हैं फिर। हम अक्सर फ़नी वीडियोज़ आ रही होती हैं, उसमें हम देख रहे होते हैं कि अगर डॉग आपको चेज़ कर रहा है, आपके पीछे भाग रहा है और आप आगे भाग रहे हैं, एकदम अपनी पोज़ीशन चेंज करके उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, तो वो भाग जाता है। अब मुझे नहीं पता, मैं किसी को सलाह नहीं दे रही ये वाली, लेकिन मैंने देखा है वीडियोज़ में, मुझे नहीं पता कि कितना सच है, इसमें कितना झूठ है। ये भी कहा जाता है कि जो कैट्स होती हैं और डॉग स्पेशली, उनके जो मूंछें होती हैं, जो इधर एक बाल होते हैं, उनको मूंछें ही बोलते हैं आम ज़बान में। कहते हैं कि वो बहुत इन्फेक्शियस होती हैं इंसानों के लिए, तो उनको कटवा देना चाहिए। ये बड़ी मिथ है। इसके अच्छा। ऊपर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आज तक हुँ, हमें नई स्टडीज़ के अंदर से मिला कि हुँ, जो स्पेसिफिकली व्हिस्कर्स के ऊपर होता है। ओके। हाँ, ये बैलेंस के ऊपर कैट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जो लोग इसकी व्हिस्कर्स को ट्रिम करवाते हैं, हुँ, कैट्स अपना बैलेंस इससे करती है, इनकी टिप से। जो एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो भी इससे रिकॉग्नाइज़ करती है कि कैसा टेम्परेचर बाहर है। अब हुँ, जो वो ये फूड को ले रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क अगर ये ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर भी सेंस कर लेते हैं बिफोर इवन टचिंग द टंग। तो वाह! वो इन टिप्स के अंदर ये इनके अंदर नर्व्स एंडिंग्स होती हैं। तो हुँ, इसको बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करवाना चाहिए। हम समझते हैं कि कैट पूरी पाक है और बस उसकी जो व्हिस्कर्स हैं वो हुँ, नापाक हैं, हुँ, तो बस इसको ट्रिम करा दें। दैट इज़ वेरी, वेरी अनएथिकल और हुँ, ये नहीं बिल्कुल भी नहीं करवाना करवाना चाहिए। चाहिए। और इसके अलावा अगर कैट फॉर इंस्टेंस कैट पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, हमने उसको 3 महीने में भी वैक्सीनेट करवाया, उसके बाद भी, और जो बूस्टर्स होते हैं हम भी हर साल जैसे आपने बताया लगवा रहे हैं, खुद भी हम वैक्सीनेटेड हैं। अब उसने बाइट कर लिया है, तब भी वो 5 शॉट्स लगेंगे जिसका आपने बताया कि जो जैसे कैट के बाइट करने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है? नहीं, अब 5 शॉट, अब एक भी शॉट नहीं लगेगा, अच्छा। क्योंकि आप भी प्री एक्सपोज़र आपने वैक्सीन ली हुई है, हुँ, आपके पेट ने भी वैक्सीन ली हुई है। हुँ, तो अब जो चांसेज़ है ना, वैक्सीनेशन बेसिकली एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है। इवन हुँ, कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपका इंटरेक्शन वायरस के साथ हो भी गया बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडीज़ पहले ही मौजूद है, बॉडी की आर्मी पहले ही रेडी है। तो ओके। जैसे ही वायरस आता है, वो बॉडी उसको कैच कर लेती है, तो आपको तो वैक्सीनेशन फिर आपको करवानी कोई 14 टीके लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई वो 5 शॉट्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी की वैक्सीनेशन नहीं हुई, उसने एक दफ़ा 5 शॉट्स लगवा लिए, अब दोबारा अगर कैट बाइट करती है, तो फिर उसको दोबारा कितने अरसे बाद जो है ये शॉट्स लगवा सकते हैं? कैट की वैक्सीनेशन हुई है इसमें या नहीं?
इसमें अगर कैट की वैक्सीनेशन नहीं हुई और रेबीज का चांस है तब? अच्छा, अगर कैट की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई, ह्यूमंस की भी वैक्सीनेशन, तो ये तो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है। ओके। इसके अंदर बाहर इंटरनेशनली देखें ना, तो अमेरिका के अंदर अगर कोई स्ट्रे कैट ह्यूमंस को काट दे, अगर बाइट कर ले, तो फौरन उसका हल यूथनाइज होता है। यूथनाइज का मतलब है कि उसको मार देते हैं, अच्छा। केमिकली उसको मार देते हैं, और उसके बाद जो हेड होता है वो उसका लैब के अंदर सेंड करते हैं, क्योंकि जो रेबीज का वायरस है ये ब्रेन के अंदर ग्रो करता है, तो वो फिर ब्रेन को वो वहां पे भेजते हैं लैब के अंदर, वो प्रोसेस करते हैं कि आइदर इसके अंदर है या नहीं। ये इंटरनेशनली, मैं आपको अमेरिका की बात बता रहा हूँ। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर हमें कोई स्ट्रे कैट काट ले, तो सबसे पहले प्रिवेंशन ये है कि हमें अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए। फिर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन आपको लगेंगी। सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी का रखें। फिर उसके बाद जो पेशेंट होता है ना कैट, उसको बगैर वैक्सीनेशन के लिए 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। तो ये जो 10 दिन की ऑब्जर्वेशन है, ये क्लिनिक पे होती है, वहां पे वो इसके साइंस देखते हैं। रेबीज के अंदर कैट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत गुस्सा करना शुरू हो जाती है, हर मूविंग चीज को बाइट करना स्टार्ट कर देती है, और उसके सीजर आने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर इस तरह के साइंस अगर दरमियान में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये लॉ है कि उसको यूथनाइज करना पड़ता है। क्योंकि वो बाकी इंसानों को भी फिर वो लगा सकती है बाइट जी करके। बिल्कुल। स्ट्रे कैट की जैसे अब बात शुरू हो चुकी है, स्ट्रे कैट्स हम लेकर आते हैं, बच्चे होते हैं बाहर खेल रही होती हैं, उठाकर ले आते हैं घर पे। अब स्ट्रे कैट के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, आप बताना चाहें शुरू से लेकर एंड तक? कि अभी मैंने बाहर एक कैट देखी, मुझे पसंद आई, मैं उसको लेकर घर आ गई, अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले जब आप कोई भी पेशेंट बाहर देखते हैं ना, तो हम ज्यादातर कैट्स और डॉग्स जो लोग बाहर से रेस्क्यू करके घर पे लेके आते हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन ये ओरिजिनेट होता है कि हमने देखा कैसे वहाँ पे। तो नॉर्मली तो कैट्स बहुत भाग रही होती हैं। तो जो कैट इंजर्ड होती है, ये कोई भी कैट ऐसी है जो बीमार है या उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो रोड के साइड पे पड़ी होती है, हमें पता लग रहा है इसकी ब्रीदिंग हो रही है, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम उसको पानी देना शुरू कर देते हैं। कोई भी पेशेंट गर्मी के अंदर भी बैठा है, हम फौरन उसके मुंह में पानी देना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी मैल प्रैक्टिस है। इसके अंदर ये होता है कि पेशेंट पहले ही रिकम्बेंट है, उसको सांस इतनी मुश्किल से आ रहा है, मैं उसके मुंह में पानी डाल रहा हूँ, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो खड़ा हो सके और वो उस पानी को इनटेक कर सके, तो वो फिर चला जाता है लंग्स में। दैट उससे ये होता है कि कैट जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स वो कैट की डेथ हो सकती है। तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना कि पेशेंट आपको गर्मी में, शदीद गर्मी धूप में मिला, आप उसके ऊपर फौरन पानी डालें, या कोई हाँ एक ये आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई इंजर्ड पेशेंट मिला है जिसके अंदर ओपन, अक्सर हमारे पास ऐसी कैट्स आती हैं जिनकी बोन्स बॉडी से बाहर निकली होती हैं, तो उसको आप कवर कर सकते हैं कोई भी साफ कपड़ा लेके, या कहीं पे ब्लीडिंग बहुत एक्टिवली हो रही है तो आप कोई भी घर के अंदर साफ कपड़ा है, आप उससे उसको प्रेशर के साथ बंद कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग। तो उसके बाद आप वेटनेरियन के पास लेके जा सकते हैं। तो जब अगर हमें कोई अच्छी कैट मिल गई, कुछ ऐसी सोशल कैट्स भी होती हैं, हम पार्क में जाते हैं तो वो आ जाती हैं पास और पाँव में आके बैठना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी कैट्स को अंदर सबसे पहले हमें घर लेके जाने से पहले उसको वेट के पास लेके जाना चाहिए। वेट उसको कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे वुड्स लैम्प टेस्ट है, ये बेसिक टेस्ट होता है जिससे हम फंगल इन्फेक्शन को चेक कर सकते हैं स्पेसिफिकली कैट्स में। तो हम कैट्स को चेक करते हैं, उनके बॉडी पैरामीटर्स चेक करते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो ह्यूमंस में आ सकते हैं। फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ऑनर्स को गाइड करते हैं, उसके अंदर डीवॉर्मिंग का हम बताते हैं, वैक्सीनेशंस का बताते हैं। फिर उसके बाद उसकी ग्रूमिंग का पार्ट बताते हैं कि आपने उसको बाथ कब देना है, नेल ट्रिम कब करने हैं। फिर उसके बाद जो रेगुलर इनकी फूड होते हैं, इनके फूड भी बहुत डिफरेंट होते हैं। अब एक आप स्ट्रीट से कैट लेके आई हैं, आप उसको सबसे महंगा फूड घर पे ला के दे रही हैं, डॉक्टर ने आपको बता दिया जी ये बड़े अच्छे एक्सपेंसिव इंपॉर्टेंट फूड है, उससे उसको फौरन डायरिया लग जाएगा। और वो जो डायरिया है वो बहुत डेंजरस हो सकता है, वो किसी भी डायरिया ट्रिगर कर सकता है बॉडी को किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो इसके लिए ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं, तो हमें उसको बहुत लाइट डाइट देनी होती है और बहुत कम खुराक देनी होती है ताकि उसको कोई वॉमिटिंग और वैसे भी वो बेचारे जिस तरह की खुराक पे बाहर पले होते हैं, मुझे लगता है जो भी वो खाने को दे दो वो खा लेते हैं। वो इतना वो नहीं करते जैसे दूसरी कैट्स होती है ना, उनके नखरे भी बड़े ज्यादा होते हैं कि हमें इस तरह का महंगा फूड दें, कैट फूड दें स्पेसिफिकली, तो वो बेचारी कुछ भी खा रही होती हैं। अब आपने जैसे बताया स्ट्रे कैट हमने उठा ली, हमने उसको घर नहीं लेके जाना, हमने उसको वेट के पास लेके जाना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इतने कोई क्लिनिक्स नहीं हैं, जहाँ पर हर शहर में मौजूद नहीं है कि आप इस तरह कुछ भी किसी को रेस्क्यू करने से पहले जानवर को आप उसको लेकर जाएं वेट के पास। तो एक इंसान खुद से क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकता है, क्या अगर वो डॉक्टर के पास नहीं भी लेके जा सकता? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें यह है कि जो हमारे दूसरे निगलेक्टेड जो सिटीज हैं जहाँ पे इतना को पेट्स का खास तौर पे स्कोप नहीं है, क्योंकि ये जो भी लोग रखते हैं ये एक एक्स्ट्रा उनकी कॉस्ट होती है। अब फूड एनिमल्स को तो लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से रखते हैं, तो इसके अंदर जब भी आप पेट को लेके आते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ऐसे रिमोट एरिया में बैठे हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल, तो आप सबसे पहले
पेट को घर पे लेके आएंगे, उसको कन्फाइन करेंगे किसी भी एरिया के अंदर। कोई छोटा आपके पास कोई केज है या कोई ऐसा खाली रूम है, उसके अंदर कन्फाइन करेंगे। कन्फाइन करके आप उसके बिहेवियर चेक कर सकते हैं। यानी कि इसको अकेला रखना है कुछ देर के लिए? उसको अकेला रखिए, उसको अपने ऑब्जर्वेशन पे रखना है कि इसके अंदर कोई साइंस तो नहीं आ रहे, इसको डायरिया तो नहीं है, वो भी आपको पता लग जाएगा। ये बार बार वॉमिट तो नहीं कर रहा, और इसकी जो भी चीजें वो आप देख सकते हैं। फिर आप उसकी बॉडी के ऊपर स्किन पे देख सकते हैं कि बाल, जो नॉर्मल हेल्दी कैट है उसके सारे बाल होते हैं, सारी बॉडी पे बाल होते हैं। कुछ ऐसे कैट्स है, जैसे एक बड़ा एक फैक्ट है, एक ऐसी कैट है उसका नाम स्फिंक्स है, उसके अंदर बिल्कुल बाल नहीं होते, बिल्कुल। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, वो बिल्कुल ही, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आई है ये और बिल्कुल ही ऐसी स्किन नजर आ रही होती है उनकी। बिल्कुल। और वो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद बहुत कम है। मैंने पाकिस्तान में शायद एक ही ट्वीट की थी, तो बाहर हमारे पास तो अक्सर आती रहती है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे अगर हम स्ट्रे कैट की बात करें तो उनकी बॉडी पे हमें देखने चाहिए, सबसे पहला चीज जो हम एक आम इंसान देख सकता है, उसकी बॉडी पे पूरे बाल हैं या नहीं। अगर किसी भी जगह पे बाल नहीं है तो वो कोई भी स्किन इन्फेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, और वो जो है वो ह्यूमन के अंदर आ सकता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट आपने ये देखना है, अगर तो आपके अंदर थोड़ी सी भी स्किल है, आप उसका मुंह खोल के चेक कर लें। अगर उसके अंदर, मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई सैलिवेशन तो नहीं हो रही, जिसे थूक कहते हैं, वो तो नहीं निकल रही, आंखों के अंदर से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, जब आपने ऑब्जर्वेशन में कैट को किसी भी कन्फाइन एरिया में रखा है वो स्नीज तो नहीं कर रही, वो कफिंग वगैरह तो नहीं उसमें हो रही। तो ये जो इनिशियल साइंस है, ये हम किसी भी पेट के अंदर खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, अब बहुत ज्यादा हमारे ऐसे पेट्स हैं वो ऐसे करते हैं, तो आप थर्मामीटर ले सकते हैं किसी भी ह्यूमन फार्मेसी से। इवन कि अगर आपने डॉक्टर को भी अपडेट देनी है ना कॉल पे, हम ऐसे कह देते हैं, डॉक्टर साहब मेरी कैट को फीवर है, जल्दी से मेडिसिन दे दे। रात के 2-2 बजे हमें कॉल आती है। तो एक अच्छी अप्रोच किसी भी ऑनर को मेरे लिए ये होगी कि आप थर्मामीटर ले लें किसी भी ह्यूमन फार्मेसी से। उसके बाद वैसलीन जेल का इस्तेमाल करने के बाद आप उसको रेक्टम में, इनकी नॉर्मली हम पेट्स का टेम्परेचर बैक से चेक करते हैं, रेक्टम से। तो उनके रेक्टम के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक 1 इंच तक इंसर्ट करें अडल्ट कैट के अंदर, और डॉग के अंदर भी 1 to 2 इंच इंसर्ट करने के बाद आप 1 मिनट तक वहां पे प्लेस रखें। उसके बाद आप जैसे ह्यूमन का टेम्परेचर चेक करते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और उससे जब भी आप किसी को बताएंगे ना, तो हम एटलीस्ट क्लोज द अप्रोच जा सकते हैं, कि जो डायग्नोस्टिक के क्लोज जा सकते हैं, इसको फीवर है कि नहीं। और फिर अगर आप दूसरे साइंस देखें तो बहुत सारी चीजों को आइडिया हो सकता है कि हमारे और अगर स्टे कैट्स में कुछ ना कुछ किसी भी तरीके का कोई साइन है, कोई स्किन इन्फेक्शन है, कोई आंखों का मसला है, तो क्या उसको फिर घर से बाहर निकाल देना चाहिए, या कोई ट्रीटमेंट उसका हम कर सकते हैं? इसके लिए 2 हमारे पास ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम किसी भी शेल्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और शेल्टर के तौर पे भी सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे वो पेशेंट रख भी लेते हैं और उसको ट्रीट भी करते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि शेल्टर के पास स्पेस अवेलेबल नहीं होती, वो कहते हैं आप घर ले जाएं, हम आपका फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं। एक ऑप्शन होता है ये, लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर है, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है कि अगर आपको ऐसे पता लग गया और आपके पास कोई करीबी वेट भी नहीं है, और पेशेंट अगर ज्यादा सिक हो रहा है, पहली तो हमारा इखलाकियात पे तो ये बनना चाहिए कि कोई भी दूसरे वेट के पास चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सिटी, ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे वेटनेरियन ना हो। अगर वेटनेरियन, कोई हर गांव के अंदर अब वेटनेरियंस मौजूद है, गांव में भैंस वगैरह तो होती है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर तो लाजमी होंगे। तो वहां पे वो डॉक्टर के पास जाके उससे अपडेट ले लें। लेकिन मैं इसको पर्सनली, इस चीज को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप उस पेट को दोबारा छोड़ दें बाहर, अगर एक पेट सिक है। लेकिन अगर आप ह्यूमंस को, अगर ह्यूमंस हमारे लिए सबसे पहले आते हैं कि आप उनको ना घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स लेके आए, तो इसके लिए ये हम किसी को साथ कांटेक्ट कर लें। नहीं तो उनको फेसबुक पे आजकल बहुत ज्यादा ग्रुप्स आ गए हैं, तो आप उस पर भी आप पूछ सकते हैं कि मेरे पेट को ऐसे है, तो आप क्या अंडली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वो कहते हैं आप हमें दे दें तो हम आपको ठीक करके दे देंगे। तो वैसे ये अगर आप रखना भी उसको घर पे चाहते हैं, तब भी आपको जो भी करीबी वेट मिलता है आप उसको जरूर दिखाएं, उसके बाद उसको घर पे रखें। तो क्या स्ट्रे कैट्स जो होती हैं, जो गली मोहल्ले में बिल्लियां कुत्ते हम उठाकर घर पे लेकर आते हैं, इनकी वैक्सीनेशन का कोई और तरीका होता है, या वैसे ही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया? ये बेसिकली ना एज पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रे कैट है ना, तो नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो टीथ की बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं इस पेट की एज क्या है। अगर हम स्पेसिफिकली कैट की बात करें, वो 6 मंथ्स की है ना, तो फिर हमारा जो प्रोटोकॉल ऑफ वैक्सीनेशन डिफरेंट हो जाता है। 7 डे के बाद हम उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन देते हैं, दैट इज द सिंगल शॉट। उसके 21 डेज के बाद हम उसे 2 शॉट्स देते हैं।
उसके बाद फिर हम उसकी एनुअल वैक्सीनेशन करते हैं। ये ओके। है स्ट्रे कैट का वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल। जो दूसरी कैट्स हैं, डोमेस्टिकेटेड कैट्स जो हमने किसी से बाय की हैं या ली हैं, उसके अंदर हम 60 डे पे पहली वैक्सीनेशन करते हैं, उसके 21 डेज के बाद दूसरी वैक्सीनेशन करते हैं। 3 मंथ्स पे रेबीज का पहला शॉट लगता है, 21 डेज के बाद दूसरा शॉट लगता है, फिर उसके बाद एनुअल वैक्सीनेशन स्टार्ट हो ओके जाती है। ओके ओके ग्रेट। और इस जो डॉग्स में भी यही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं या डिफरेंट होते हैं? डॉग्स के अंदर जो हमारी फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो हम 45 डेज से स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी डिजीजेस बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोटोकॉल सेम ही होता है। अब 45 डे पे हम पहली वैक्सीनेशन करते हैं, फिर 21 डेज के बाद जो पहली वैक्सीनेशन जैसे पार्वो मैंने बताया उसका बूस्टर लगता है। फिर उसके बाद इनके अंदर 6 डिजीजेस का कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन लगता है डॉग्स में। ओके। वो उसके 21 डेज के बाद फिर उसके अगेंस्ट 3 वीक्स के बाद हम लास्ट शॉट देते हैं, दैट इज इंक्लूड्स द 6 डिजीजेस इंक्लूडिंग रेबीज। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिर एनुअल वैक्सीनेशंस ओके। होते हैं। और अगर स्ट्रे डॉग है तब भी? स्ट्रे डॉग का फिर प्रोटोकॉल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहला अगर डॉग की एज 6 माह से कम है तो फिर हम उसको पहला शॉट देंगे पार्वो के अगेंस्ट। अगर तो 6 माह से ज्यादा उसकी एज है तो फिर हम उसको 6 डिजीजेज इकट्ठी दे सकते हैं, क्योंकि अभी उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है तो उसके 21 दिन के बाद दोबारा फिर 2 शॉट्स देंगे ओके। टोटल। वैसे डॉग्स के हवाले से ना काफ़ी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप अपने घर पे डॉग्स को नहीं रख सकते। शायद हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहते हैं कि आप उसको फिजिकल इंटरैक्ट नहीं कर सकते, उसका हाथ नहीं लगा सकते, उसको गोद में नहीं बिठा सकते। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि वाक़ई डॉग्स में कोई इस तरह की डिज़ीज़ेज़ होती हैं कि आप जितना भी उनको साफ़ कर लें वो साफ़ नहीं होते, क्या हम उनको साथ नहीं बिठा सकते? ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली जो लोग डॉग रखते हैं ना, ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो डॉग कल्चर है ना, ये एक एलीट क्लास है। लोग कहते हैं कि अब कुछ हमारे क्लाइंट्स थे वो स्पेसिफिकली कैंट और डीएचए वाली साइड लाहौर की बात करें तो वहाँ पे लोगों ने टॉय पपीज रखे हुए हैं, जिसमें पोमेरियन आते हैं, माल्टीज, छोटे-छोटे से छोटे होते हैं। छोटे हाँ, डॉग्स हैं। हाँ। तो वो जो भी फीमेल है, अक्सर ऐसे होता है कि जो फीमेल होती हैं ऑनर, जो उनके फादर हैं वो उनको गिफ्ट करते हैं एज ए बर्थडे के तौर पे ना, वो वहाँ पे ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अगर हम दूसरी साइड पे बात करें जो थोड़ा सा कम पोर्श क्लास एरिया है, वहाँ पे लोग कैट्स को प्रेफर करते हैं। तो जो डॉग्स हैं, डॉग्स के लिए ये होता है कि जो भी लोग रखते हैं, एक तो इसका एलीट क्लास होता है और दूसरा कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिजीजेज नहीं है जो कि ह्यूमंस के अंदर आ सके डॉग से, एक्सेप्ट रेबीज। और कुछ जो मैंने आपको स्किन के इन्फेक्शंस बताए, और डॉग के साथ हमारा वैसा इंटरेक्शन नहीं होता है जैसा कैट का होता है। पाकिस्तान की बात करूं तो अब डॉग हमारे घर में रूम के भी बाहर रहता है और उसको हम खाना पीना दे सकते हैं, तो वो हमारे साथ आके कडल नहीं करता। कैट हमारे पास बेड पे भी लेटी होती है और हम उसको किस भी कर रहे होते हैं। और लेकिन आजकल मैंने देखा है डॉग तो बिल्कुल जैसे वो गले नहीं मिले होते अपने मालिक के साथ। वो बड़े बड़े लेब्राडोर होता है, वो बड़ा फ्रेंडली डॉग होता है और मैंने उसकी वीडियोस में भी देखा है, इवन पाकिस्तान में भी, कि वो बहुत प्यार कर रहा है और सारा कुछ, और समटाइम वो लिक भी कर रहे होते हैं अपने मालिक को। तो क्या ये ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डॉग जब भी लिक करेगा तो इससे एक डेंजरस वायरस ह्यूमंस के अंदर आ सकता है जो कि रेबीज है। तो हमें इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अब हम कहते हैं कि अब वो तो डॉग को तो नहीं रोक सकते लिक करने से, वो तो आपसे प्यार का एक इजहार कर रहा है, तो फिर हम डॉग की भी वैक्सीनेशन करवाएं, ह्यूमन की भी वैक्सीनेशन करवाएं। और बाकी जो स्किन की डिजीज है वो डॉग से ह्यूमंस में आ सकती हैं। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, पैरासिटिक डिजीज भी हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग के अंदर एक वर्म्स की डिजीज होती है, उसके अंदर वो अगर ह्यूमंस के अंदर हो जाए ना, तो ह्यूमंस की आंख के अंदर वो जो वर्म है ना, वो आंख के अंदर आ जाता है। कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो डॉग्स पपीज के अंदर होते हैं और वो हमारे ऑर्गन्स में भी आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी डॉग की डिजीज हैं जो ह्यूमंस में बड़ी आ जाती हैं। अब एक ऐसी डिजीज है जो डॉग्स, वो भी वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से होती है। वो डॉग्स और पपीज के अंदर होती है डीवॉर्मिंग ना करवाने की वजह से। अगर वो ह्यूमन के अंदर आ जाए तो हम लाइव वर्म स्किन के नीचे देख सकते हैं। लाइव वर्म नजर आता है और अक्सर पाँव पे नजर आ रहा होता है, फिर उसके अगेंस्ट ह्यूमंस तो के इचिंग भी करते होंगे और वो पता नहीं कितनी उससे तो बीमारियां वो बढ़ती ऐसे जाती सांप की हैं। तरह नजर आता है आपको बिल्कुल अंडर द स्किन। तो वो डॉग्स के अंदर ह्यूमन के अंदर आ सकती है। तो इस तरह से चीजों को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग और रेगुलर वेट की विजिट्स हैं। अब पाकिस्तान में ये भी ट्रेंड नहीं है कि लोग इसकी डायग्नोस्टिक्स करवाएं। अब बाहर जहाँ पे भी देखें ना, तो 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद सब जो ऑनर पेट ऑनर है वो टेस्ट करवाते हैं। उनके किडनी के टेस्ट करवाते हैं, लिवर के टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल जो इन्फेक्शियस पैरामीटर्स को चेक करवाते हैं। यहाँ पे बीमार भी हो जाए तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं हम इसका इलाज कैसे करें। वो ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। हाँ। तो इसमें हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमें एक तो डायग्नोस्टिक की तरफ जाना चाहिए। और डॉग ऑनर जितने भी हैं वो बड़ी डिफरेंट क्लास है, वो कैट ऑनर्स की तरह नहीं है। तो आपको लगता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि रेगुलर विजिट भी अफोर्ड कर सकते हैं वेट के पास, वो प्रॉपर वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो डॉग रख सकते हैं?
और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़ें, तो वो उसको डॉग अपने घर पे नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हुँ, और डॉग जो होते हैं ना, ये ज़्यादा इसकी जो रिज़ेम्बलेंस है ह्यूमन्स के साथ होती है, हुँ, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, इसकी फ़ीड भी बड़ी होती हुँ, है। और ज़्यादातर देखा ये गया है कि डॉग्स बच्चे नहीं रखते। कैट्स के अंदर देखा है, जैसे अभी हमने बर्ड्स की भी बात की, वो बच्चे भी रख लेते हैं, छोटे-छोटे बच्चे ले आते हैं हाँ, और फिर उनके पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं करते। वो कहते हैं नहीं रहने दें, हम नहीं, इसको बस इतने पैसे लग रहे हैं, इसको छोड़ दो बाहर। जो डॉग ओनर्स होते हैं ना, ज़्यादातर अडल्ट लोग रखते हैं, ज़्यादातर जो हुँ, देखा गया। तो वो फिर अफ़ोर्ड भी करते हैं, उनके ट्रीटमेंट भी, डायग्नोस्टिक्स भी। हुँ, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डॉग है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके 6 से 7 बच्चे होने होते हैं, हाँ, तो उसके अंदर उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो वो तभी लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके पास अच्छी बड़ी स्पेस मौजूद है घर हुँ। पे, और वो फिर उसकी टेक कर। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक कहावत है कि ये स्ट्रे डॉग्स के लिए भी, या जो भी डॉग आपने देखा है, कि कुत्ते से 7 कदम दूर रहें। ये इसमें कितना कितनी हकीकत है, इसमें कितना हमारे लिए सेफ्टी है? ये क्या बेसिकली, आप क्या इस बारे में, आपका क्या व्यू है? मैं ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी डॉग या स्ट्रे एनिमल से हुँ, जा रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले तो हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उसको डिस्टर्ब ना करें, हुँ, पेशेंट को। अब अक्सर डॉग होते हैं, वो ऐसे बच्चे पत्थर मार रहे हैं। एक तो हमारा इखलाकी फ़र्ज़ ये है कि हम उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस पे, अगर वो सो रहा है तो उसको आराम करने दें। हुँ, और वो ये जो आपने 7 जो स्टेप्स कहा है हुँ, ना, ये बेसिकली इसको मैं इस तरह से लूँगा कि जब कभी भी आप डॉग के ज़्यादा करीब जाते हैं ना, वो अनसिक्योर फ़ील करता है। तो जितना वो इनसिक्योर होगा ना, वो हुँ, फिर आप पे अटैक भी कर सकता है, हुँ, या वो डर के भाग भी सकता है। अब अचानक किसी भी डॉग को पता लगेगा कि आप उसके बिल्कुल करीब से जा रहे हैं, हुँ, तो वो डर जाएगा। हुँ। तो बेहतर तो यही है कि आप इससे थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहें। फासला रखें, वरना अदरवाइज़ वो आपको अटैक भी कर सकता है। लेकिन जो अपने घर पे पाले हुए डॉग्स होते हैं, अच्छा, ये सारी बातों से अलग, अगर वैक्सीनेशन हो रही है, आप उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, आप उसको वेट के पास भी लेके जा रहे हैं, तब भी आप इस चीज़ को एथिकली सही समझते हैं कि जो डॉग्स हैं उनको कटल भी किया जाए, या फिर उनको जैसे वो किस वगैरह अपने जानवरों को करते हैं आम, इसमें कोई मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी कोई इश्यू तो नहीं होगा ह्यूमन्स को? अगर तो डॉग की वैक्सीनेशन और हुँ, कंप्लीटली डिवॉर्म्ड है, फिर कोई भी इश्यू नहीं हो सकता। ओके। आप उसको रूम के अंदर रखें, आप हुँ, उसके साथ कडल करें, उसको बाहर लेके हुँ, जाएँ वॉक पे। जैसे ही वॉक से वापस आएँ, आप उसके अच्छे तरीके से वॉश करें, हुँ, पाँव उसके धोएँ। हुँ, और स्पेसिफिकली जब आप बाहर जाएँ ना, तो उसको लीश पे लेके जाएँ। अब डॉग चेज़िंग बहुत होते हैं, हुँ। कैट्स को चेज़ करते हैं, वाइल्ड एनिमल को चेज़ हाँ, करने की। हाँ। तो अगर उसका वाइल्ड एनिमल किसी से भी इंटरेक्शन हो गया, लाइक कोई एक्सोटिक्स हो गया, कोई स्क्विरल्स हैं और बहुत सारे हुँ, छोटे-छोटे रोडेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हो हुँ, गया, तो वो घर में रेबीज़ लेके आ सकता है। तो ओके। जब आपने बाहर जाना है, तो आपने उसको लीश पे लेके जाना है, यानी कि लीश। जो उनके गले में हमने वो डाला होता है चेन, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, ओके, तो उसके साथ उसको लेकर जाना है। ऐसे खाली नहीं लेके जाना, वो खाली किसी पे अटैक भी कर सकता है। अटैक भी कर हाँ, सकता है। वो तो फिर किसी को नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसके अलावा बीमारियों में बिल्लियों और कुत्तों को नहला भी दिया जाता है, और अक्सर हमने देखा है कि जिनको नहलाया उनकी डेथ हो गई है। तो ये नहलाना चाहिए? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कैट की बात करें ना, तो हम हुँ, ये रिकमेंड करते हैं गर्मियों के अंदर कि आप इसको 1 महीने के बाद बाथ दें। सही। एक अगर डॉग की बात करें, तो डॉग जो है वो उसने भागना भी होता है, और जितनी भी डॉग की इवैपोरेशन होती है ना, पसीना, वो उसकी ज़ुबान से आ रहा होता है। हुँ, उनकी बॉडी के ऊपर कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते डॉग में। हुँ, तो अब वो उसको उसको ज़्यादा चाहिए हीट डिसिपेशन के लिए। तो डॉग को अगर गर्मियाँ हैं, शदीद गर्मियाँ, तो आप उसको हर 2 दिन के बाद, 3 दिन हुँ, के बाद, हफ्ते में 2 दफ़ा भी नहला सकते हैं। कैट को सही। महीने में 1 दफ़ा, हुँ, गर्मियों में। अगर सर्दियों की बात करें, कैट वैसे भी अपनी ग्रूमिंग बहुत करती है, कैट पानी से डरती भी बहुत है। बहुत तो ज़्यादा। हम फिर ये करते हैं, कैट की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कुछ हुँ, हुँ, कैट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लीन रखती हैं, हुँ, ग्रूम करती रहती हैं, लिक करती रहती हुँ, हैं। हुँ, उनके 2 काम होते हैं, एक तो वो खाती हैं हुँ, और फिर बस ग्रूम करती हैं, और जब सो थक जाती जाती हैं है। तो सो हुँ, जाती हैं। हुँ, तो इसी तरह डॉग्स को हम बाथ देना चाहिए, और इसी ग्रूमिंग के अंदर ही उनके नेल ट्रिमिंग होती हैं, ईयर हुँ। क्लीनिंग है, उसके बाद आइज़ क्लीनिंग है, तो इनको हमें अच्छा, रेगुलरली। जो डॉग्स का नेल ट्रिमिंग है, वो कैट के नेल ट्रिमिंग से डिफरेंट है, कि कैट का अपने का बिल्कुल इलीगल है, तो डॉग्स का क्या करवा सकते हैं? नेल ट्रिम हम करवा सकते हैं, इवन कैट का भी। हुँ, हम उसको रिमूव नहीं करवा सकते। ओके। रिमूव इल्लीगल है। कैट के अंदर 15 डेज़ के बाद आप उसके नेल ट्रिम कर सकते हैं। इसके लिए हुँ, आपको फाइलर भी मिलते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन भी परचेज़ हुँ, कर सकते हैं, और इनके लिए स्पेसिफिकली नेल क्लिपर भी होते हैं। डॉग्स, ओके। कैट्स दोनों में एक ही हुँ, क्लिपर यूज़ होता है। तो डॉग्स में अगर भी, हम हल्का-सा नेल क्लिप करते हैं, तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा कैट्स में। जानवर को, या जो भी जानवर है, डॉग है या कैट है? हाँ, अगर हाँ, इसके अंदर ये होता है कि आपको एक रेड मार्क नज़र आ रहा होता है। आप मोबाइल की लाइट लेके अपनी हुँ, कैट को, कोई भी लोग जाके घर पे भी ये देख सकते हैं हुँ, कि आप मोबाइल की लाइट रखें, तो नेल को आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये एक नेल है, नीचे से आप लाइट को जब उसको फेस करेगा, हुँ, तो आपको एक रेड डॉट नज़र आएगा। सही। तो वो जो रेड डॉट है, उसे क्विक कहते हैं,
उसके पीछे-पीछे आप पूरा भी नेल ट्रिम कर सकते हैं। तो वो पार्ट होता है जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ओके। तो वो हम तो देख उनको सकते हैं। वहाँ पे पेन होती होगी, जैसे वहाँ पे हमें होती है? जी, बिल्कुल। ओके, ओके, और ओके। डॉग्स के अंदर हम नॉर्मली नेल ट्रिम रिकमेंड नहीं करते, हुँ, क्योंकि जब ये चलते हैं बाहर तो ये खुद ही रैस्प होने स्टार्ट हो जाते हैं इनके। तो हुँ, ज़्यादा ये कैट्स को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बेड पे रहना होता है, टाइल हुँ, वाले घरों में होता है, तो हुँ, उनके ट्रिम ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डॉग्स के अंदर बहुत रेयर केसेज़ में होता हुँ, है। अगर देख रहे हैं कि डॉग में एक्स्ट्रा उसके नेल ग्रो हो रहे हैं, तो फिर हम उसकी भी ट्रिम कर हुँ। देते हैं। जो प्रोसीजर है दोनों का सेम ही होता है। और हुँ। डॉग्स में हम तकरीबन 1 महीने तक इसको देखते हैं, और कैट्स में 15 टू मैक्सिमम 20 डेज़। जैसे हमने कैट्स की 3 डिजीज़ेज़ मेन के बारे में बात की, डॉग्स में भी ऐसी होती हैं, स्पेशली पार्वो जिसका आपने नाम लिया, वो इतनी कॉमन है कि वो हर जगह उसका नाम सुनने को मिलता है। कुछ लोग आम ज़ुबान में कह रहे होते हैं कि उसको गर्मी लग गई है, कि इसको वो डिज़ीज़ हो गई है। फॉर इंस्टेंस अब एक डिज़ीज़ हो गई है डॉग को, तो उसको फिर उसको ट्रीटमेंट किस तरह से करें उसका ऑनर, या फिर उसको आप फिर क्या रिकमेंड करते हैं, कोई ख़ास दवाइयाँ या कुछ इस तरह की चीज़? जो पार्वो डिजीज़ है ना हुँ, डॉग्स में, ये सबसे पहले 6 वीक से 6 मंथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डॉग्स के अंदर हुँ, होने में। तो इसके साइंस हमने जैसे पहले डिस्कस किया, हुँ, वॉमिटिंग, डायरिया और फीवर। तो जब आपको इसमें से कोई भी साइंस देखते हैं, आपको मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने करीबी वेट के पास जाएँगे। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल कोई बंदा अगर गाँव में भी बैठा है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑनगोइंग लॉसेस हो रहे होते हैं। वॉमिटिंग से बॉडी का हुँ, पानी निकल रहा होता है। डायरिया से बॉडी की जो हाइड्रेशन लेवल है वो कम हो रहा होता है। हुँ, तो ड्यू टू डिहाइड्रेशन पेशेंट की डेथ होती है। इस डिहाइड्रेशन को रीहाइड्रेट करने के लिए हमें फ्लूइड थेरेपी करनी पड़ती है। जैसे ब्रैनुला लगता है, उसके अंदर फ्लूइड्स चलते हैं हुँ, दिन में 3-3 दफ़ा। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी हम एज़ ए प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर हुँ, कुछ फीवर को कम करने की ड्रग्स हैं, वॉमिटिंग को कम करने हुँ, वाली ड्रग्स हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली सिर्फ वेटनेरियन कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने कोशिश भी की है घर पे करने के लिए हुँ। अंदर, तो तकरीबन मोर देन 60 टू 80% डॉग एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, घर पे हम बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते? ये पार्वो ओके। डॉग्स आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते। इसको आपको हमेशा वेट के पास विजिट करना चाहिए, और करना भी अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे। हुँ, लाइक आज आपने वॉमिट देखी, आपने निग्लेक्ट नहीं इसको कर सकते। हुँ, आप फौरन वेट के पास जाएं और उसको जाके बताएं। वो फिर एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इसे स्नैप टेस्ट कहते हैं। उससे 100% कंफर्मेशन हो जाती है कि इसको पार्वो है या हुँ, वॉमिटिंग सिर्फ ओवर फीडिंग की वजह से है। हुँ। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देख सकते हैं। ये बहुत कॉमन वायरल इन्फेक्शंस है जो कि कोई और डिज़ीज़ ऐसी है जिसको घर पे ट्रीट किया जा सकता है डॉग्स की, या कोई ऐसे मेडिकेशंस हैं क्या जो डॉग ओनर्स हैं, अगर उनको बताई जाए कि आप ये वाली चीज़ अपने घर पे रखें, कि अगर आपके डॉग को कोई छोटा-मोटा मसला होता है तो आप उसको ऐसे मेडिके इस तरीके से आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं? अब सम टाइम ऐसा होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से डॉग्स के अंदर वॉमिटिंग हो जाती हुँ, है। उन केसेस के अंदर हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ऑफ फीड करवा देते हैं। हम कहते हैं कि पेशेंट को नेक्स्ट मील आप ना दें। पपीज़ के अंदर हम नॉर्मली 3 से 4 मील देते हैं, हुँ, एडल्ट डॉग्स के अंदर 2 मील देते हैं। हुँ, तो एक तो हम ये करेंगे कि हम ना उनका जो नेक्स्ट मील है उसको हम स्किप करेंगे। हुँ, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि गाँव के अंदर ऐसी जगह पे बैठे हैं और आपको लग रहा है कि उस डॉग को पार्वो वाले साइन्स आ गए हैं, जो कि अभी हमने मेंशन किए हुँ, हैं। तो आप ओआरएस वाला पानी ले सकते हैं। हुँ, ओआरएस के अंदर पानी जैसे ह्यूमन्स के अंदर हम 1 एंड हाफ लीटर के अंदर बनाते हैं, वो आप हुँ, बना के डॉग्स को पपीज़ को दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि इसको पहले वॉमिट हो रही है। तो हुँ, जैसे ही आप उसको मेडिकेशन देंगे फिर उसको वॉमिट हो जाएगी। हुँ, अगर आप प्रोटीन के भी कोई सोर्सेज़ उसको डॉग को देंगे, उसको डायरिया भी हो रहा है, वॉमिट भी हो रही है। हुँ, तो इस केस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास एक ही हल बचता है कि हम उसको जो भी ड्रग्स है, जो भी एनर्जी है, ग्लूकोज़ है, वो हमने कहाँ से ड्रिप से देनी है। ओके। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, ऑफ फीड कर सकते हैं। हुँ, अगर कोई भी पेशेंट है, अगर हुँ, उसको वॉमिट हुई है। और अगर ड्रग्स की बात करें तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे फेमोटिडीन है, एक ऐसा सिरप है जो बेसिकली एसिडिटी के लेवल को कम करता है। हुँ, ये ह्यूमन प्रिपरेशन में मिल सकता है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बहुत कम डायरिया है डॉग्स को और बिल्कुल फूड बॉर्न डायरिया है, हुँ, इसका कोई इन्फेक्शियस लिंक नहीं है और इसको कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन का मसला नहीं है, तो ह्यूमन्स का जो सिरप मेट्रोनिडाज़ोल के नाम से मिलता है, फ्लैजल, वो हुँ, भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, डॉग्स के लिए इस्तेमाल हो सकता डॉग है। के लिए हुँ, यूज़ कर सकते हैं, कैट्स के अंदर भी ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको डेफ़िनिटली वेट के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो हुँ, इसकी डोज़ेज बनाएगा हुँ। और इस डोज़ेज को बनाने से पहले वो आइडेंटिफ़ाई करेगा कि आइदर कि इस पेट को इसकी ज़रूरत है या नहीं। खुद से आपने कोई भी दवाई अपने डॉग या अपनी कैट को नहीं नहीं देनी, दे कि खुदा ना ख़ास्ता उनकी डेथ डेथ भी हो सकती है। दवाइयों के हवाले से बात हो गई। जैसे हम आँखों की बीमारी की बात करते हैं, स्पेशली कैट्स के अंदर होता है कि रैशेज़ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी अपनी आई ड्रॉप्स होते हैं ना, जो अपने लिए रखे होते हैं, वही कैट को भी वो उनकी आँखों में डाल रहे होते हैं। तो क्या वो कैट उससे क्योर हो जाती है?
जो आइज़ के हैं ना, अब हुँ, पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी इतने अच्छे ऑप्थेमोलॉजिस्ट नहीं है, जो कि स्पेसिफिकली इस फ़ील्ड को डील करें। बाहर हर जगह पे ऐसे होता है, हुँ, किसी भी कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डील करते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को। पाकिस्तान के अंदर अगर रहते हुए मैं आपको बात बताऊँ स्पेसिफिकली ड्रग्स के हवाले से, तो बहुत सारी ऐसी ह्यूमन ड्रग्स हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। हुँ, अब लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेक्निकली बात करें, तो कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स होते हैं ड्रग्स के अंदर। हुँ, अगर तो पहले ही कैट के अंदर अल्सर्स बने हुए हैं और हम वैसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो जिसके अंदर पहले से स्टीरॉइड है। अब उसका अल्सर अल्सर कहते हैं कि कोई भी अपर जो लेयर है वो उतर जाना, हुँ, हुँ, आँख का अपर के वो जो पील ऑफ हो जाना, सही, तो वो उसका और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर तो स्टीरॉइड नहीं ऐड करेंगे तो उसको पेन ज़्यादा होगी। ओके, तो ये फिर वो वेट जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हुँ। लेकिन ह्यूमन मेडिकेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं पेट्स के अंदर, ओके, तो वो आई आई ड्रॉप्स ड्रॉप्स। अगर आपने डाल दिए हैं, तो वो इतना उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, हम शायद क्योर हो भी सकती हो भी है ना? सकती है और नहीं नहीं भी भी हो हो सकती सकती, है। तो ये पहले रिकमेंडेशन ले लेनी चाहिए वेट के साथ। अच्छा, इसके अलावा आजकल सैलाब आया हुआ है, बहुत से जानवर जो हैं, वो हम वीडियोज़ में भी देख रहे हैं किस तरह से वो भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो रेस्क्यू के हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगी, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि अगर आपको कोई स्ट्रे डॉग या कैट मिली है या आपको कोई ऐसे मुश्किल में एक जानवर मिला है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे आप उनको कॉल करके आप जो पेट है उसको वहाँ पर भेज दें? पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बहुत हुँ, ज़्यादा बॉडीज़ हैं, जैसे हुँ, एक एसपीसीए है, वो भी ये शेल्टर्स को ही डील करती है। इसी हुँ, तरह और भी पाकिस्तान के जो वाइल्ड लाइफ़ के हैं, हुँ, वो भी सैलाब ज़दगान के अंदर जितने भी लोग ऐसे हैं, जिन फैमिलीज़ ने डॉग्स या कोई भी पेट्स रखे हुए हैं, इवन कि गाय-भैंसें भी रखी हुई हैं, हुँ, उनका ख़्याल करने के लिए वो वहाँ पे टीमें ऑलरेडी मौजूद हैं। हुँ। इनके अपने हेल्पलाइन के नंबर हैं, जो कि आप ये गूगल पे सर्च करके ले सकते एसपीसी हैं। वेबसाइट एसपीसीए ये बेसिकली ट्रीट करते हैं शेल्टर एनिमल्स को, जो सिक कैसे? पेशेंट्स हैं लाहौर हुँ, के अंदर के। हुँ, जो ओवरऑल देखा जाए उसमें वाइल्ड लाइफ का एक महकमा है, उसका हुँ, आप हेल्पलाइन का नंबर देख सकते हैं गूगल से, हुँ, तो वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करके तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। हुँ, तो जो ऐसे पेट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई इंटरेक्शन हो जाता है ऐसे डॉग के साथ जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, या अगर वो किसी छत के ऊपर बैठा हुँ, हुआ है, तो सबसे पहले किसी भी बंदे को ये नहीं चाहिए कि उसको अप्रोच करना। जब अच्छा। आप उसको अप्रोच करेंगे, वो पहले डरा हुआ है, वो आप पे अटैक हुँ, कर सकता है। आप उसको जाके प्यार करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप उन स्पेसिफिक लोगों के साथ बात करें, उनके पास स्पेसिफिक केजेस होते हैं, हुँ, उनसे क्रश केजेस बोलते हैं। वो केजेस के अंदर वो डॉग्स के अंदर खाना डालते हैं, उसके अंदर लेके आते हैं और वो फिर वहाँ से हुँ। आके आगे उनको सेफ जगह पे लेकिन पहुँचा देते कभी-कभार हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि वो डू और डाई वाली सिचुएशन कि अगर कोई इस तरह से डूब रही है कोई चीज़, तो शायद हम सोचते नहीं है, कुछ लोग जो बहुत इमोशनल होते हैं वो उनको फिर अटैक से भी नहीं उनको डर लगता और वो बचा लेते हैं। तो ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस होती हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि वाइल्ड लाइफ़ का जो एक डिपार्टमेंट है हमने उसको कॉल करनी है, तो क्या वो फिर खुद से आकर जानवरों को ले जाते हैं या हमें लेकर जाना जहाँ पड़ता है? पे हमारे पास गवर्नमेंट ने हुँ, सैलाब ज़दगान के लोग टीमें गवर्नमेंट की हुँ, तरफ से आ रही है ना, इसी तरह जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं ना, वो भी इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं। तो ओके। जब हम इनके साथ कांटेक्ट करते हैं, तो ये वहाँ पे उस लोकल एरिया में आके बल्कि ट्रीट भी कर रहे हैं। बहुत हुँ, सारे जैसे लार्ज एनिमल्स हैं, फूड एनिमल्स हैं, उनको ट्रीट भी कर रहे हैं, उनकी मेडिकेशन भी हुँ, दे रहे हैं और उनको ये भी बता रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल चारा कहाँ से मिलेगा। हुँ, और इसके लिए ये होगा कि अगर आपने सबसे पहले उनके साथ कांटेक्ट करना है, और अगर आप उनके साथ कांटेक्ट आपका नहीं होता, अगर वो डिले हो रहे हैं, तो हुँ, कुछ स्पेसिफिकली ऐसे शेल्टर्स भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मौजूद हैं। कराची में बहुत बड़े-बड़े शेल्टर्स मौजूद हैं, जो हुँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज़ हैं, हुँ, डंकीज़ हैं, हुँ, इनको वो रेस्क्यूज़ करते हैं। इसी तरह अब लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, बहुत बड़े-बड़े हुँ, इंटरनेशनल शेल्टर्स भी मौजूद हैं और हुँ, नेशनल शेल्टर्स भी, हुँ, लेकिन ये प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। इसके बाद अगर हम पेट्स की बात करें, तो पेट्स के और भी बहुत सारे शेल्टर हैं। आप सिंपल शेल्टर सर्च करेंगे ना, गूगल हुँ, मैप पे भी सर्च करेंगे, तो आपको शेल्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, ओके। डिपेंड अपॉन द एरिया वेयर यू आर लिविंग। हुँ, हुँ, तो इसी तरह अगर आप किसी दूसरे एरियाज़ में जाके सर्च करते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। इन सब जितने भी शेल्टर्स हैं, इनके इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, हुँ, इनके फेसबुक पेजेस भी हैं। तो आप एक कोई स्पेसिफिकली अपने एरिया के अकॉर्डिंगली देखेंगे ना कि उनकी अप्रोच हो आपके एरिया में कि नहीं। हुँ, अब एक कराची का जो शेल्टर है, वो तो बहुत मुश्किल होगी उसको हुँ, अप्रोच करना कि एक बहावलपुर के अंदर सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। हुँ, हुँ, तो हुँ, जो लोकल एरियाज़ के जो शेल्टर्स हैं, आप वो किसी भी अपने सोशल मीडिया पे उसको सर्च करके, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन पे कॉन्टैक्ट करके उनसे हेल्प हेल्प ले ले सकते हैं। सकते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जैसे आजकल सैलाब है और बहुत सारे जानवर जो हैं बेचारे वो किसी का बहुत इंजर्ड है और बहुत से मसाइल हैं, तो हम मदद कर सकते हैं जानवरों की। एंड पे मैं यही पूछना चाहूँगी पाकिस्तान में हम वेटरनरी मेडिसिन का क्या फ्यूचर देखते हैं?
पाकिस्तान में अभी जैसे अब तो बहुत ज़्यादा हुँ, यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो वेटरनेरियंस प्रोड्यूस कर रही हुँ, हैं। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं लाहौर में, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हुँ, हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अब वेटरनेरियंस प्रोड्यूस कर रही हैं। अब जॉब का जो स्कोप है वो उस लिहाज से नहीं है। हुँ, और जैसे हमने बात किया इसकी जो रिस्पेक्ट है वो भी उस लिहाज से नहीं है। अब जो हुँ, पेट्स की फ़ील्ड है ये बड़ी वेटरनेरियंस के अंदर प्राइम फ़ील्ड है। हुँ, इसके अंदर बहुत कम वेटरनेरियंस आते हैं, ज़्यादातर वेटरनेरियंस जो हैं वो दूसरी फ़ील्ड में जाते हैं क्योंकि इसका स्कोप पाकिस्तान में नहीं है, ये हलाल एनिमल्स नहीं है। हुँ, तो लोग उन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं जिससे हमें मीट मिले, जिससे हमें मिल्क मिले या जो हमारे फूड के रिलेटेड काम आ सकता है। तो हुँ, इसका जो स्कोप है वो बाहर बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं, इवन कि अगर मैं आपको हेल्थ सर्टिफ़िकेट की बात बताएँ, रियाद के अंदर अगर मैं हेल्थ सर्टिफ़िकेट बनाता हूँ पेशेंट का, अगर एक कैट का नाम बेला है तो मुझे उसका लास्ट नेम ऑनर के साथ मिक्स करके लिखना पड़ता है, तब ओके। हेल्थ सर्टिफ़िकेट यानी कि उस उसका फैमिली मेंबर कंसिडर होता है। कंसीडर होता है, तो ओके। फिर उसका हेल्थ सर्टिफ़िकेट जारी होगा। हुँ, यहाँ पे तो वो उस तरह से स्कोप नहीं है और वहाँ पे हुँ, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन जो डॉक्टर्स हैं, वो भी आपको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जैसे आपको वेटरनेरियन। हुँ, और इवन कि अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएँ गल्फ से अमेरिका, कनाडा वाली साइड पे जाएँ तो वो इंसानों के डॉक्टर से ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हुँ, एक-एक घर के अंदर 3-3 4-4 उन्होंने पेट्स रखे होते हैं। ऐसे। वो फिर लोनलीनेस को दूर करने के लिए उन्होंने अपने पेट्स रखे हुँ। होते हैं और उनको सारी बल्कि कुछ आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे वो अपनी जायदाद का भी हिस्सा दे देते हैं कि मैं अगर चला जाऊँगा तो मेरी पेट की टेक केयर होती रहे। ये तो हमारे दीन में भी है कि हमने जानवरों का ख़्याल रखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका जैसे आप बता रहे हैं स्कोप कम है, तो क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वेटरनरी या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको यही मशवरा देते हैं कि फिर बाहर मूव कर जाएँ? अब हुँ, बेसिकली तो मैं तो यही मशवरा दूँगा सबको हुँ, कि क्योंकि सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट होती है, हुँ, फिर आपकी प्रैक्टिसेज़ होती हैं। अब यहाँ पे आप अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं, आपको स्किल्स भी आपकी अच्छी डेवलप हो जाती हैं। हुँ, अब जो ऑनर है वो इतने अफोर्डिंग नहीं होते। अब कुछ ऐसी सर्जरीज़ हैं वो ऑनर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो हुँ, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। अब न्यूरो सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो रही, कोई भी नहीं कर रहा न्यूरो हुँ, सर्जरीज़। तो अब ऐसी सर्जरीज़ बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कोई स्पेशलाइज़ेशन इसमें ले लेते हैं, कुछ सीपीडीज़ या कोर्सेज़ हुँ, करके आप ये करेंगे तो वहाँ पे इसकी बड़ी डिमांड है। हुँ, पाकिस्तान में ऐसे एनिमल्स को वो कहते हैं कि इसको किसी और जगह पे ट्रांसमिट या इसका कोई अल्टरनेट हुँ, बता दें डॉक्टर साहब जिससे हम ना कम भी पैसे भी कम लगें और इसका इलाज भी हो जाए। हुँ, तो मैं सब जो भी नए स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ रहे हैं मैं उनको यही मशवरा दूँगा कि अच्छा पढ़ें। अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना है तो सबसे हुँ, पहले अपनी सारी चीज़ों को साइड पे रखें। सबसे पहले ये है कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल माँगती है और आपको बहुत ज़्यादा अपनी मैं को भी मारना पड़ता है क्योंकि बहुत हुँ, ज़्यादा एनिमल्स के साथ आपको डील करना पड़ता है और जब आप एनिमल से डील करते हैं तो वी हैव टू बी एनिमल्स फर्स्ट बिफोर इवन डीलिंग विद देम। हुँ, तो फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक तो बहुत हार्डी होना चाहिए और बहुत पैशनेट होना चाहिए और अगर आप अच्छी स्किल्स लेके बाहर किसी भी जगह पे जाएँगे तो फिर आपको पैसे भी मिलेंगे, इज़्ज़त भी हुँ। मिलेगी और आपका नाम भी बनेगा। नाम भी बनेगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। और मुझे लगता है जो भी आपने आज बातें बताई हैं पेट्स को लेकर, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब रिलेट कर पाएँगे मुझ समेत, कि जो ख़ास हम लोग मिथ्स पे कभी बिलीव कर रहे होते हैं, कभी अपने जो पेट्स हैं उनको खुद से दवाइयाँ दे रहे होते हैं जिसकी वज़ह से उनकी डेथ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है। एंड आपने मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो बता दी हैं। तो सो दिस वाज़ द पॉडकास्ट एंड आई होप कि मेरे साथ-साथ आप लोग जो देख रहे हैं उन्होंने भी अपने पेट्स के हवाले से बहुत इनसाइट्स गेन की होंगी। एंड स्पेसिफिकली जो वेटरनरी का पाकिस्तान में जो प्रोफेशन है, इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, इसकी रिस्पेक्ट बेहतर करने की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब हम कलेक्टिवली इसके लिए काम करेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।